जो है ना हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्कस करेंगे, उसमें ही आपकी जो है ना वो काफी ज्यादा चीजें कवर होंगी। आप लोगों ने जरा ये चीज ध्यान से सुननी है जो हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि आज के टॉपिक में सिर्फ हम बुक को नहीं देखेंगे, हम ओवरऑल देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं और हमने पीछे जो बातें पढ़ी है उनके साथ क्या लिंक है आज का। ठीक है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमारे पास सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, मेंस्ट्रुअल साइकिल की होते हैं दो फेज। ठीक हो गया। एक हमारे पास फेज होता है उसे कहते हैं ओवेरियन फेज, ठीक है, जो ओवरी के अंदर हो रहा होता है। और एक हमारे पास होता है उसे कहते हैं हम यूट्रेरियन फेज, ठीक है, जो हमारे जो हमारे पास जो यूट्रस होता है, एंडोमेट्रियम होती है, उसके अंदर हो रहा होता है। एक होती है ओवेरियन फेज, एक होती है हमारे पास यूटेरियन फेज, या ओवेरियन साइकिल या यूटेरियन साइकिल। आगे हमारे पास ये जो ओवेरियन फेज होता है ना, ये होता है दो टाइप्स का। ओवरी के अंदर एक हमारे पास फोलिकुलर फेज चल रहा होता है, एक ल्यूटियल फेज चल रहा होता है। अब हम ये सारे को हम डायग्रामेटिक देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या बनेगा। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये है यूट्रस, ठीक है। उसके बाद हमने कहा ये हमारे पास फ्लोपियन ट्यूब, और ये भी है हमारे पास फ्लोपियन ट्यूब, और ये है हमारे पास ओवरी। अब बेसिकली हमने एक बात हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी कि हमारे पास जो है ओवरी के अंदर क्या चीज होती है, फोलिकल्स की ग्रोथ होना स्टार्ट होती है। सबसे पहला काम क्या होता है, आपके हाइपोथैलेमस के पैरा ऑप्टिक न्यूक्लियस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बनता है, ठीक है, जो आगे एफएसएच और एलएच बनाता है, और एफएसएच और एलएच आगे आपके फोलिकल्स को मेच्योर करते हैं। अब हम वो वाली बात दोबारा से पढ़ेंगे। ये ओवरी है, ठीक है, मैं इस ओवरी को इधर ड्रा करता हूं बड़ा सारा, ताकि हम उसकी डिटेल पढ़ सकें। ठीक है। अब होता ये हमने कहा था ये जो ओवरी है, सबसे पहले हमारे पास फेज बनता है जिसका नाम होता है हमारे पास प्राइमोडियल फोलिकल। ठीक हो गया। हमने कहा था ये जो प्राइमोडियल फोलिकल होता है ये चेंज हो जाता है हमारे प्राइमरी फोलिकल के अंदर, ठीक है, इन द कोई भी हार्मोन की बताओ। प्रेजेंस में ना, यानी एब्सेंस ऑफ हार्मोन। ठीक है। फिर हमने कहा था जो प्राइमरी फोलिकल होता है ये चेंज हो जाता है सेकेंडरी फोलिकल में। इसमें आपका एफएसएच भी होना बहुत जरूरी है, आपका एलएच भी होना बहुत जरूरी है। ठीक है। फिर हमने कहा था ये जो सेकेंडरी फोलिकल होता है ये हमारा प्री ओवुलेटरी या सॉरी पहले होता है हमारे पास प्री एंट्रल फेज में चेंज होता है, ठीक है, जिसको आप टर्शरी फोलिकल भी कहते हो। फिर ये जो हमारे पास प्री एंट्रल फेज होता है ये आगे चेंज हो जाता है हमारे पास प्री ओवुलेटरी फेज के अंदर। ठीक हो गया। अब हम जरा इसको दोबारा ड्रा करते हैं इधर, ये मैंने बताई थी बात जो हमने पढ़ी थी। फर्स्ट अब लेक्चर। ये देखना हमारे पास हमने कहा था सबसे पहले हमारे पास ये एक फोलिकल बना, ये एक फोलिकल मैच्योर हुआ प्राइमरी फोलिकल में, जिसके अंदर उसकी एपिथेलियम बन गई और उसके अंदर छोटा सा एक स्ट्रक्चर ड्रा होने लग गया। अब ये बना नहीं। अब ये जो प्राइमरी फोलिकल है, प्राइमरी फोलिकल आगे हमारे पास चेंज हो गया सेकेंडरी फोलिकल के अंदर, और जब ये सेकेंडरी फोलिकल बना तो इसकी जो एपिथेलियम थी वो मैच्योर हुई, और इसके अंदर एक हमारे पास ओसाइट डेवलप हो गया, यानी ओवम बनना स्टार्ट हो गया। फिर हमने कहा था जब हमारे पास आएगा टर्शियरी फेज, प्री ओवुलेटरी फेज, अब उसमें क्या होगा, हमारे पास ये जो ओवम होगा ये यहां से एक्सक्रीट होके किधर आ जाएगा, फ्लोपियन ट्यूब के अंदर। अब ये देखना हमने ये सारा जो है हमने ये फोलिकल्स को मैच्योर किया है हार्मोन की प्रेजेंस में भी और हार्मोन की एब्सेंस में भी। ये जो हमारे पास फोलिकल्स को मैच्योर होते हैं इसे कहते हैं फोलिकुलर फेज, यानी जहां हमारे पास फोलिकल्स मैच्योर होते हैं। अब अगर मैं बनाऊं तो हमारे पास हमने कहा था सबसे पहले होता है प्राइमोडियल फोलिकल, प्राइमोडियल फोलिकल चेंज होता है प्राइमरी फोलिकल में, प्राइमरी फोलिकल हार्मोन की प्रेजेंस में चेंज होता है सेकेंडरी फोलिकल में, सेकेंडरी होता है टर्शरी फोलिकल में, टर्शरी फोलिकल आगे हमारे पास होता है प्री ओवुलेटरी में। ठीक है। ये जितने भी फोलिकल इसे कहते हैं फोलिकुलर फेज। ठीक है। और जब हमारे पास ये फोलिकुलर फेज एंड होता है तो कैसे एंड होता है, यहां से जो ओवम है ये निकलता है, ठीक है, और इधर फ्लोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है। जैसे ही ये ओवम निकलता है इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओवोल्यूशन। ठीक हो गया। और ये वाला जो फोलिकुलर फेज होता है ये वेरी करता है, ये हमारे पास होता है 12 से लेके 18 डेज तक। ठीक है। ये वेरी करता है फीमेल्स में। अब हम एक और फेज पढ़ेंगे जो फिक्स रहता है। पहले तो हमने कहा कि जो ये हमारे पास जो फोलिकल्स थे ये हमारे पास मेच्योर हुए, इस फेज को कहते हैं हमारे पास क्या, प्राइमरी फोलिकुलर फेज। अब इस फोलिकुलर फेज जैसे ही फोलिकुलर फेज खत्म हुआ आपका ओवोल्यूशन हुई। ओवोल्यूशन का मतलब यह कि जो ओवम है ये आपका ओवरी से निकला और इस फ्लोपियन ट्यूब के अंदर आ गया। ठीक हो गया। अब ये जो ओवरी से जब हमारे पास ये फ्लोपियन ट्यूब ये ओवम जो है ये ओवरी से निकल के फ्लोपियन ट्यूब के अंदर आ गया, मैंने बताया था कि हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर इस तरह से रह जाएगी। देखो हमने कहा कि हमारे पास ये जो ओवम है ये हमारे पास ओवरी है, यहां हमारे पास एक स्ट्रक्चर रहेगी ये, ठीक है, और जो ओवम है वो किधर आ गया, वो इस आपके फ्लोपियन ट्यूब के अंदर आ गया जिसने आगे डिवाइड होना। अब ये जो बिल्कुल खाली चीज पड़ी हुई है इसका नाम होता है कॉर्पस ल्यूटियम। और मैंने ये फर्स्ट लेक्चर में बताया था ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ना इसका काम होता है प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करना। किसके लिए इसका काम होता है, इसको स्टिमुलेट करी जाना।
और मैंने ये बात बताई थी कि हमारे पास ये फादर का होना जरूरी है, या मदर कह लो, उसका होना जरूरी है अपने बच्चे को स्टिमुलेट करने के लिए। अब ये करता क्या, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो हमारे पास स्टिमुलेट करता रहता है ओवम को, ठीक है। और ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन भेजता है ताकि ये जो आपका यूट्रस है, यानी ये जो एंडोमेट्रियम है, इसकी प्रोलिफरेशन अच्छी सी हो जाए, यानी ये जो ओवम है ये आके अपने होम में सही तरह से अटैच हो जाए। दोबारा सुनना बात, हमने कहा कि हमारे पास सबसे पहले हुआ ये ओवुलेटरी ये फोलिकुलर फेज। फोलिकुलर फेज में क्या हुआ, हमारे पास यहाँ ओवम बन गया, ठीक है। ये ओवम जो था वो यहां से निकल के किधर आ गया, फ्लोपियन ट्यूब में। और बाकी चीज क्या बची, बाकी जो चीज बची वो हमारे पास थी ये एक स्ट्रक्चर कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम दोबारा मैं बताऊं तो हमने कहा कि हमारे पास ये एक फोलिकल है जिसका नाम है प्री एंट्रल फोलिकल, ठीक है। इसके अंदर एक ओसाइट ऐसे पड़ा हुआ है। अब होगा क्या, ये जो ओसाइट होगा इसने यहां से निकलना है, ठीक है, इसने यहां से निकलना है और फ्लोपियन ट्यूब में आना है। जब ओसाइट यहां से निकल जाएगा तो जारी बात है ये जो हमारे पास चीज होगी ये अकेली खाली बचेगी। इस खाली चीज को कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है ये प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है ताकि इस अपने ओवम को स्टिमुलेट करे, ताकि जो फिटस बनना है, ब्लास्टोसिस्ट बनना है, ये जो है बिल्कुल मेच्योर बने। ये थी पहली चीज। अब हमारे पास करता क्या है, ये जो हमारे पास ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ना, ये प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम को पता लगता है, जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम को पता लगता है कि हमारे पास जो बच्चा है वो नहीं बना, यानी फर्टिलाइजेशन एग की नहीं हुई, तो क्या होता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम चेंज हो जाता है कॉर्पस एल्बिजेंस के अंदर, सॉरी एल्बिकन्स के अंदर। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये चेंज हो जाता है कॉर्पस एल्बिकन्स के अंदर। ये कॉर्पस एल्बिकन्स क्या होते हैं, ये एक रेमनेंट्स होते हैं कॉर्पस ल्यूटियम के, जिसका अब काम कुछ भी नहीं होता, जिसने अब डीजनरेट होना है। हाँ बता। दोबारा सुनना, हमने क्या कहा, हमने कहा कि हमारे पास ये जो ओवम है, ठीक है, ये यहां से आ गया इस तरफ, इसके अंदर फ्लोपियन ट्यूब के अंदर। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, वो आ गया इधर। अब हम बात कर रहे हैं क्योंकि हम ओवरी का फेस पढ़ रहे हैं कि ओवरी के अंदर क्या हुआ है। हमने पहले कहा कि हमने ओवरी के अंदर एक फोलिकल को मैच्योर किया, जिसको हमने कहा एक फोलिकुलर फेज था। अब सेकंड काम हमने क्या किया, सेकंड काम जो बाकी चीज पड़ी थी उसको भी तो खत्म करना है ना। बाकी क्या पड़ा था, बाकी यहाँ कॉर्पस ल्यूटियम पड़ा हुआ था। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या करेगा, ये आपके प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा और इसको एंडोमेट्रियम को, इस ओवम को स्टिमुलेट करेगा। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम को पता लगेगा, ठीक है, जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम को पता लगेगा कि ओवम हमारा जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, फिर क्या होगा, फिर हमारे पास ये जो कॉर्पस ल्यूटियम था ये कॉर्पस एल्बिकन्स के अंदर चेंज होगा, और ये जो कॉर्पस एल्बिकन्स था ये डिजनरेट हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ये था, हमारे पास कौन सा फेज, ल्यूटियल फेज। अब इस ल्यूटियल फेज को अगर मैं यहां बनाऊं कि हमारे पास, हमने कहा था ये ओवोल्यूशन हुई, ओवोल्यूशन हमने कहा कि ओवम यहां से बाहर निकला। अब ओवम यहां से बाहर निकल गया, अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमारे पास क्या रेमनेंट्स बचा, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम चेंज हो गया किसमें, कॉर्पस एल्बिकन्स में। इस फेज को कहते हैं ल्यूटियल फेज। हमने पहले कहा ये है फोलिकुलर फेज। फोलिकुलर फेज में हमने पढ़ा कि प्राइमोडियल फोलिकल चेंज इनटू प्राइमरी, प्राइमरी इनटू सेकेंडरी, सेकेंडरी इनटू प्री एंट्रल, प्री एंट्रल इनटू प्री ओवुलेटरी। अब प्री ओवुलेटरी फेज के बाद आपका ओवुलेशन हुई है, जब आपका जो एग है वो अपने घर से बाहर निकला है, और जो उसका घर था वो क्या था, उसे कहा था कॉर्पस ल्यूटियम। और जो कॉर्पस ल्यूटियम था ये चेंज हुआ कॉर्पस एल्बिकन्स में। लेकिन ये एक फिक्स्ड फेज होता है, ये आपका 14 डे का लाजमी टाइम है इसका, यानी जो हमारे पास ल्यूटियल फेज होता है इसकी लिमिट आपकी 14 डे है, ठीक है। और 14 डे के बाद जैसे ही उसे पता लगा कि यार ओवम तो फर्टिलाइज हुआ ही नहीं है, तो क्या होगा, वो आपका शेड होने लग जाएगा और वो मेंसेस में चेंज हो जाएगा। अब अभी हम पढ़ेंगे कि वो कैसे होगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये दो बातें, एक हमने कहा एक होता है फोलिकुलर फेज, एक हमने पढ़ा ल्यूटियल फेज। ये दोनों फेज किसके अंदर आए हैं, ओवरी के अंदर। यानी ओवरी के अंदर सबसे पहले क्या हुआ, पहले फोलिकल मैच्योर हुआ। सेकंड काम जो कॉर्पस ल्यूटियम था वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहा था, साथ वो अगर उसको पता लगा, जैसे ही उसको पता लगा कि जो है ओवम है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, वो चेंज हो गया कॉर्पस एल्बिकन्स के अंदर, प्रोजेस्टेरोन रिलीज होना बंद हो गया। और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन रिलीज होना बंद हो गया आपका मेंसेस स्टार्ट हो गए। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास कैसे एक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो वर्क कर रहा है। पहले हमने ये ओवरी फेज पढ़ा, अब हम आते हैं यूटेरिन साइकिल के अंदर, यानी यूटेरिन फेज के अंदर, फिर आपको इन दोनों को कंबाइन करते हैं। हमारे पास ये हमने कहा कि हमारे पास है ये यूट्रस, ठीक है, और हमने कहा ये एक फ्लोपियन ट्यूब मैंने बना दिया है। हुआ ये जो एग है, ठीक है, ये मूव करता 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 इधर आ गया, ठीक है। अब सबसे पहले होता क्या, हमारे हमने एक बात पढ़ी थी कल वाले टॉपिक में कि हमारे हार्मोन होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरोन। जो एस्ट्रोजन होता है ये क्या कर रहा होता है, एस्ट्रोजन का काम होता है एंडोमेट्रियल की प्रोलिफरेशन करना, मायोमेट्रियल की एक्साइटेबिलिटी को बढ़ाना,
ठीक है। और जब प्रोजेस्टेरोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, मैंने कल ये बात बताई थी कि जैसे ही प्रोजेस्टेरोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाए, इसका मतलब ये है कि कहीं आपकी प्रेगनेंसी होने वाली है। ठीक है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो प्रोजेस्टेरोन खत्म हो जाएगा, जरूरी नहीं है। अब हमने कह रहे हैं कि प्रोजेस्टेरोन के फंक्शन हमने पढ़े थे, प्रोजेस्टेरोन के फंक्शन हमने पढ़े थे, ये सर्विक्स है, इसके अंदर एक म्यूकस लेयर बना देता है ताकि आपके स्पर्म्स की एंट्री ना हो, पहली चीज। सेकंड चीज, सर्वाइकल क्यों ठीक करवा देता है। मैंने कहा था ये मायोमेटल की एक्सेप्टेबिलिटी को कम करवा देता है। ये मैंने आपको कल वाला टॉपिक याद करवा रहा हूँ। आज के टॉपिक अब होता है, हमारे पास जैसे ही हमारे पास एस्ट्रोजन आता है, एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियल की प्रोलिफरेशन करवा रहा है। ऐसे ही है, जब एंडोमेट्रियल की प्रोलिफरेशन होती है तो इसके अंदर आता क्या, इसके अंदर आपकी कुछ आर्टरीज ग्रो करती है इसकी एंडोमेट्रियल लेयर के ऊपर, होता है स्पाइरल आर्टरीज, ठीक है, और होती है क्यूबाइडल आर्टरी जिसको कोइल्ड आर्टरीज कहते हैं, वो मैंने आपको कल बताई थी। और इसके अंदर जो मेन होती है वो होती है फंक्शनैलिस, जिसने मेन काम करना होता है। यानी एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन के अंदर आपकी जो आर्टरीज हैं ये यहाँ ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और इस एस्ट्रोजन के बाद प्रोजेस्टेरोन फेज आया, प्रोजेस्टेरोन ने क्या किया, प्रोजेस्टेरोन फंक्शन परफॉर्म किया, और प्रोजेस्टेरोन को ये लगा कि कहीं बेबी आने वाला, फीटस आने वाला, और उसके लिए वो अपना जो घर है उसको, जो होम बनाना था उसने, वो बड़ा अच्छा सा बनाने लग गया। अब हुआ ये कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, कॉर्पस ल्यूटियम चेंज हो गया कॉर्पस एल्बिकन्स में, मैंने बताया कॉर्पस ल्यूटियम चेंज हो गया कॉर्पस एल्बिकन्स में, और प्रोजेस्टेरोन आना बंद हो गया। जब प्रोजेस्टेरोन आना बंद हो गया तो क्या होगा, ये जो आपकी सारी की सारी आर्टरीज है ये शेड ऑफ हो जाएगी। जब ये सारी की सारी आर्टरी शेड ऑफ हो जाएंगी तो ये जो आर्टरी, जारी बात है, जब प्रोजेस्टेरोन आना बंद हो गया तो इसकी जो प्रोलिफरेशन होनी थी, ठीक है, वो सारी की सारी कम होगी, और उसके बाद ये जो हमारे पास म्यूकस की थिक सेक्रेशन थी ये भी खत्म होगी। अब क्या होगा, अब ये जो आर्टरीज थी ये स्लफ्ट ऑफ होगी, मतलब ये टूट गई, ठीक है। जब ये फटी तो इनकी वजह से जो ब्लीडिंग हुई उसे कहते हैं मेंसिस, ठीक हो गया। अब हमने अभी तक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने पढ़ा है, हमने कहा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है दो फेज के अंदर, एक होता है हमारे पास ओवेरियन फेज, एक हमने पढ़ा यूटेरिन फेज। ओवेरियन फेज पर हमने होता है दो किस्म का, एक होता है हमारे पास फोलिकुलर फेज, एक हमने पढ़ा उसके अंदर होता है हमारे पास ल्यूटियल फेज। हमने कहा ये जो फोलिकुलर फेज होता है ये वेरी करता है, लेकिन रियल फेज हमेशा फिक्स्ड रहेगा। ये बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। वो कहता है आप ये बताओ कि एक फीमेल है, ठीक है, उसका जो है ना फोलिकुलर फेज है 19 डेज का, ठीक है। अब ये बताओ कि इसका जो ल्यूटियल फेज है वो किसका होगा, तो आपने कहा ना वो जो होता है वो 14 डे में ही होगा, क्योंकि जो ल्यूटियल फेज होता है वो हमेशा 14 का ही होता है। यानी आफ्टर, अगर कोई आपसे क्वेश्चन कहता है कि ये बताओ जो ल्यूटियल फेज है ना वो आपका 13 यानी 14 डे का हुआ है, अब आप ये बताओ मेंसेस कब स्टार्ट हो गए, आपने कहा ना 14 के बाद मेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे 15 में, ठीक है। यानी आफ्टर द ल्यूटियल फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये था हमारे पास ये टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ठीक है। अब इसमें से मुझे कोई बताए जिसको समझ नहीं आई तो। क्लियर है हाफिज साहब? ये क्लियर है सबको, क्योंकि ये जो है ना ये टॉपिक है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इस वजह से मैंने ये करवाया। अच्छा, अब जो है ना हमने एक बात पढ़ी, हमने कहा कि हमारे पास जो ओवुलेशन है वो 14 डे पे हो रही है, ठीक है। अच्छा, पहले आपको एक चीज मैं बता दूं जो मैं मिस कर गया हूं। हमारे पास होता ये है कि देखो, पहले हमारे पास फेज आया, पहले हुए मेंसिस, ठीक है। अब मेंसिस कब हुए, जब हमारे पास बॉडी में प्रोजेस्टेरोन जो है वो कम हो गया और जो एस्ट्रोजन है वो भी कम हो गया, ठीक है। अब इस मेंसिस के बाद हमारे पास फेज आता है प्रोलिफरेटिव फेज। यानी प्रोलिफरेटिव में क्या होगा, प्रोलिफरेटिव में आपका एस्ट्रोजन बनने लग जाएगा और प्रोजेस्टेरोन की भी डेवलपमेंट होने लग जाएगी। उसके बाद आता है हमारे पास सेक्रेटरी, ठीक है। फिर सेक्रेटरी फेज के बाद आते हैं दोबारा मेंसिस फेज। यानी ये सिर्फ एक ग्राफ था, जी जी मैं कर देता हूँ, रिव्यू कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब ये देखिए, हमने सबसे पहले कहा कि हमने कहा कि हमारे पास ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये होता है दो फेज में, एक होता है हमारे पास ओवेरियन फेज, एक होता है हमारे पास यूटेरिन फेज, ठीक है। हमने सबसे पहले इस ओवरी को पकड़ा कि ओवरी के अंदर क्या हो रहा है। हमने कहा इस ओवरी के अंदर ना ये वाला सारा काम हो रहा है, आपका जो प्राइमरी फोलिकल थे ये चेंज हुए, प्राइमोडियल फोलिकल चेंज हुए प्राइमरी फोलिकल में, प्राइमरी फोलिकल चेंज हुए सेकेंडरी फोलिकल में, सेकेंडरी फोलिकल चेंज हुए प्री एंट्रल में, प्री एंट्रल चेंज हुए हमारे पास प्री ओवुलेटरी में, और जैसे ही प्री ओवुलेटरी हुआ आपका फोलिकुलर फेज खत्म हो गया, ठीक है। फिर फोलिकुलर फेज जैसे ही खत्म हुआ आपका ओवुलेशन आया, जिसे हम मिड भी कहते होते हैं, ठीक है। और वो ओवुलेशन आया, ओवुलेशन के बाद हमारे पास क्या हुआ, आपका ल्यूटियल फेज स्टार्ट हो गया। अब ल्यूटियल फेज में मैंने बताया था कि हमारे पास जो ओवम है इसने निकल के फ्लोपियन ट्यूब के अंदर आना है। जब ओवम निकल के फ्लोपियन ट्यूब के अंदर आ जाएगा तो ये बाकी चीज भी तो बची है ना, बाकी चीज जो बची है इसे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, और ये कॉर्पस ल्यूटियम रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करवाने में।
और ये कॉर्पस ल्यूटियम आपका प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करवाएगा। 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, जैसे ही उसको पता लगा, यानी 14 डे पे ही पता लगता है, जैसे ही उसको पता लगा कि यार फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, ठीक है। अब ये पता कैसे लगता है, मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं। होता ये हमारे पास कि ना, हमारे पास ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ना, ये प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करना स्टार्ट होता रहता है। इसकी लिमिट होती है, इसने आपके ना 14 डे तक प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करना है। 13 to 14 डे तक इसने जो है ना प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करते रहना। जैसे ही 14 डे कंप्लीट होने वाले होते हैं, हमारे पास वहां से जो फीटस बन रहा होता है, एंडोमेट्रियम से मैसेज आता है, वो कॉर्पस ल्यूटियम को मिलता है, जिसे हम एक बायोमार्कर कहते हैं एचसीजी। एचसीजी जाता है, इस कॉर्पस ल्यूटियम को मिलता है, और पता लग जाता है कि यार इसकी फर्टिलाइजेशन हो रही है। अब तूने कॉर्पस एल्बिकन्स में चेंज नहीं होना। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम आगे हमारे पास कॉर्पस एल्बिकन्स में चेंज हो जाएगा। जैसे ही उसका पता लगा कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो ये हमारे पास फेज होता है, इसे कहते हैं ल्यूटियल फेज। अब जैसे ही कॉर्पस एल्बिकन्स के बाद, इसके बाद हमारे पास आता है कौन सा, मेंस्ट्रुअल फेज, यानी मेंसेस वाला फेज। उसके अंदर क्या होता है, हमने कहा सबसे पहले हम यूट्रस फेज की तरफ चलते हैं। फिर अब हुआ ये था कि हमारे पास ये इधर ओवरी, यहाँ आके जो ओवम था वो यहाँ आके लग गया फ्लोपियन ट्यूब में। अब इस ओवम ने यहाँ जाना है इसके अंदर, इधर आके एंडोमेट्रियम में आके उसने इंप्लांट करना है। अब इंप्लांटेशन के दौरान क्या होता है, हमारे पास इस यूट्रस फेज में हमारे पास जो है प्रोजेस्टेरोन वो बहुत ज्यादा बन रहा है। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन को ये लग रहा है कि प्रेगनेंसी होने वाली है, तो प्रोजेस्टेरोन भरा। अब प्रोजेस्टेरोन जैसे भरा, उसने क्या क्या फंक्शन परफॉर्म किए, उसने मायोमेट्रियल की एक्साइटेबिलिटी को कम करवा दिया, ताकि फीटस को कुछ हो ना जाए। ठीक है, उसको तो यही है ना कि फीटस पड़ा हुआ है। अब उसके बाद उसने इसी जो सर्विक्स था ना, उसकी म्यूकस सेक्रेशन करवा दी, जो सर्विक्स था, ठीक है, इसके म्यूकस सेक्रेशन करवा दी, ताकि जो स्पर्म्स है उसकी एंट्री ना हो और डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, इसने आपके एस्ट्रोजन के लेवल को कम करवा दिया। इसने आपके क्या किया, हमारे पास जब एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा, आपके एफएसएच एलएच कम हो जाएंगे, ताकि हमारे पास फ्लोपियन ट्यूब ना बने, यानी हमारे पास सॉरी फोलिकल्स ना बने। ठीक है, अब हमारे पास होता क्या है कि यह जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई हुआ है, जैसे ही कॉर्पस एल्बिकन्स डिजेनरेट हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो गया, प्रोजेस्टेरोन ड्रॉप कर जाएगा। जब प्रोजेस्टेरोन ड्रॉप कर जाएगा, तो ये सारी की सारी जो फेज होंगी ये खत्म होगी। और जब ये सारी की सारी फेज खत्म होगी, तो यहां मैंने आपको बताई है आर्टरीज होती हैं, स्पाइरल आर्टरीज, जिसका ब्रांच होती है फंक्शनल आर्टरीज। ये क्या करती हैं, ये शेड ऑफ हो जाएंगी। ये शेड ऑफ होकर जैसे ही यहां से गुजरेगी, ब्लीडिंग होगी, इसे हमारे पास मेंसिस। ठीक है, और हमने कहा जो फ्लोपियन जो हमारे पास फेज होता है, ओवेरियन फेज, ठीक है, उसमें हमारे पास फोलिकुलर फेज ये आपके पास वेरी करता है, लेकिन जो आपका ल्यूटियल फेज होता है ये वेरी नहीं करता, ये 14 डे पे होगा। इसके वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है कि ल्यूटियल फेज, वो बहुत कंफ्यूज करके पूछता है कि ल्यूटियल फेज जो होता है वो होता ही 14 डेज का है। ठीक है, मेंसेस कब होंगे, जारी बात है 14 डे पे होगा, तो हमारे पास 15 पे वो स्टार्ट हो जाएगा। वो क्या कहता है, वो कहता है अब ये बताओ कि एक फीमेल है, उसका जो फोलिकुलर फेज है ना, वो आपका चला है 18। ठीक है, फिर वो कहता है कि जो आपका ल्यूटियल फेज है ना, ठीक है, उसके बाद वो कहता है फोलोपियन सॉरी जो फोलिकुलर फेज है वो चला 18 पे। आप ये बताओ जो मेंसेस है वो किस डे में हुए। हम क्या करेंगे, हम 18 के अंदर 14 को ऐड कर देंगे, फिर उसका जो नेक्स्ट डे होगा वहां आपका मेंसेस का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हम ये इस तरह हम उसके जो क्वेश्चन है ना वो सोल्व करते होते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास इसका रिव्यू। अब हमने ये यही बात कर रहे थे कि पहले आया मेंसेस, उसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज आती है, और फिर सेक्रेटरी फेज आती है, और फिर आपके मेंसेस आते होते हैं। ठीक है, करते हैं कि हमारे पास आता है ओवोल्यूशन। अब ओवोल्यूशन की हमने क्या बात करी, हमने कहा कि ये है मेरे पास फ्लोपियन फोलिकुलर फेज, ठीक है, और ये है मेरे पास ल्यूटियल फेज। मैंने कहा इस फोलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज के दरमियान क्या आता है, ओवोल्यूशन। जैसे ही आपका ओवम निकलता है उसे कहते हैं ओवोल्यूशन। ठीक है, और जब ये ओवोल्यूशन होती है ना, तो सारी फीमेल्स में नहीं, लेकिन कुछ फीमेल्स में क्या होता है, पेरिटोनियल इरिटेशंस होती हैं। ठीक है, पेरिटोनियल इरिटेशंस की वजह से उन्हें एब्डोमिनल पेन होती है। ठीक है, अभी अभी बताता हूं कि हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये वही चीज की एब्डोमिनल पेन है। ठीक है, होता ही है कि जब हमारे पास ओवुलेटरी फेज आता है ना, ठीक है, आफ्टर फोलिकुलर फेज बिफोर ल्यूटियल फेज, आपके पास ओवुलेटरी फेज में एट द मिड में पेरिटोनियल इरिटेशंस की वजह से एब्डोमिनल पेन होती है। और जब ये एब्डोमिनल पेन होती है ना, तो ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई इश्यू चल रहा है, बिल्कुल सेम एक्यूट अपेंडिसाइटिस की वजह से, सॉरी एक्यूट अपेंडिसाइटिस की तरह लगता है ये सेम। यानी दोबारा सुना मेरी बात, मैंने कहा ये फोलिकुलर फेज के बाद और ल्यूटियल फेज से पहले एट द मिड आपका ओवुलेशन जब होती है, तो इफ कुछ फीमेल्स में आपके पास पेन होती है, हम उसे कहते हैं वो एब्डोमिनल पेन हो रही है। ठीक है, और इसका नाम होता है मिटल शमरास, ये आप पढ़ोगे बुक में। ठीक है, इस पेन का नाम होता है मिटल शमरास। अब मैंने एक बात आपको बताई कि ये मिमिक कर रही होती है, ये शो ऐसे करवा रही होती है जैसे एक्यूट अपेंडिसाइटिस है। हमें ये कैसे पता लगता है कि यार एक्यूट अपेंडिसाइटिस है। हमारे पास, मैं बनाता हूं, अब ये है हमारे पास बेली, ठीक है, और ये है अम्बलिकस। ठीक है, ये अम्बलिकस है, और यहां मेरे पास होती है इलियक फोसास।
ठीक है। अब होता यह है कि ये जो पेन होती है ना, ये इस अम्बिलिकस से जाती है हमारे पास इस रीजन में, यानी ये वाले रीजन में वो ट्रांसफर करती है ऐसे। ये जो पेन होती है बिल्कुल ऐसे लग रहा होता है जैसे अपेंडिक्स की पेन है, ठीक है। यानी इसको कहते हैं, ये जो होती है हमारे पास अपर टू द 1/3 क्वाड्रेंट ऑफ द सुपीरियर सुपाइन इलियक केनाल, यानी अम्बिलिकस के साथ हमारे पास ये पेन करती है। अब बात इसे कहते हैं मैकबर्नी साइन। अब ये मैकबर्नी साइन क्या होता है? हम ना कोई भी अपेंडिसाइटिस का बंदा आता है ना, तो हम उसमें चेक करते हैं मैकबर्नी साइन। हम उसके अम्बिलिकस में टच करते हैं, जैसे ही हम उसके अम्बिलिकस में टच करते हैं तो उसको पेन रेडिएट करती है किधर? बैक की तरफ, यानी इस साइड पे पेन रेडिएट करती है सुपाइन की तरफ, इलियक की तरफ। फिर हम कहते हैं ये आपके पास अपेंडिसाइटिस की पेन है, ठीक है। और इसकी एक और चीज होती है, हम ऐसे बंदों में यहां टच करते हैं इस साइड पे, बैक भी बिल्कुल इस साइड पे। जैसे ही हम इस साइड पे टच करते हैं ना, तो उसको पेन ऐसे रेडिएट करती है और ऐसे आके उसको यहां होती है। इसे भी हम कहते हैं मैकबर्नी साइन। और ये सेम शो करवाता है, ये एक्यूट अपेंडिसाइटिस की पेन है। और ये सेम जो पेन होती है ये आपके बिटवीन द फोलिकुलर एंड ल्यूटियल फेज ओवोल्यूशन में, जिसको मिटल शमराज कहते हैं, ऐसी ही पेन होती है। इस वजह से जैसे ही अगर कोई बंदा आता है, ठीक है, उसका जो मैकबर्नी साइन है, उसका जो मैकबर्नी साइन है वो हमें पॉजिटिव मिल रहा है। पॉजिटिव का मतलब है उसको ये वाला हमें मिल रही है कि हम उसके यहां टच करते हैं उसको पेन यहां हो रही है, या हम उसके यहां टच करते हैं उसको पेन यहां हो रही है, यानी उसका मैकबर्नी साइन पॉजिटिव मिल रहा है। फिर हम क्या कहते हैं? फिर हम करते हैं कि हम पूछते हैं कि अगर तो उसका ओवुलेटरी फेज है, यानी ओवोल्यूशन हुई है, तो फिर तो हम उसे कहेंगे, उसकी रिपोर्ट में लिखेंगे मिटल छमराज है। लेकिन अगर या तो वो मेल है या तो ऐसा कोई सीन नहीं, फिर हम शो ऐसे करेंगे कि कहीं उसको एक्यूट अपेंडिसाइटिस तो नहीं है। ठीक हो गया, ये थी हमारे पास थोड़ी सी बात। और ये हम मैकबर्नी साइन होता है जो एक्यूट अपेंडिसाइटिस को शो करवाता है, जो कि ओवुलेशन में आपको मिटल छमराज में भी शो करवाता है। ठीक है, हमारे पास था ये चीज। अब उसके बाद हमारे पास आता है ओजेनेसिस। अब ओजेनेसिस क्या? ठीक है, ये काफी आसान टॉपिक है, जो मेन टॉपिक थे वो आपके खत्म हो गए। अब ओजेनेसिस में होता क्या हमारे पास? ओजेनेसिस में सबसे पहले हमारे पास जो है ना वो ओगोनिया बनता है। जैसे हमने कहा था स्पर्मेटोगोनिया, वैसे यहाँ ओगोनिया बनेगा, ठीक है, जिसके हमारे पास 46 सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं। अब ये जो हमारे पास ओगोनिया बनेगा, पहले बता देता हूं कि जो ओगोनिया होता है वो आगे चेंज होता है हमारे पास प्राइमरी ओसाइट में। प्राइमरी ओसाइट जो होता है वो चेंज होता है हमारे पास सेम उसकी तरह, यानी प्राइमरी ओसाइट होता है वो होता है चेंज सेकेंडरी ओसाइट में, और फिर सेकेंडरी ओसाइट होता है आगे ओवम के अंदर चेंज। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास ऐसे कैसे हो रहा है। जैसे ही हमारे पास इस देखो हमारे पास ओगोनिया के अंदर 46 सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं। 46 सिस्टर क्रोमाटिड्स क्या करेंगे? ये हमारे पास मियोसिस करेंगे, ठीक है। जब ये हमारे पास मियोसिस करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएंगे हमारे पास दो में, किस में? हाफ हाफ में, यानी 23 में और 23 में। दोबारा सुनना मेरी बात, कि जैसे ही हमारे पास ये जो होता है ना 46 सिस्टर क्रोमाटिड्स, जब ओगोनिया होता है, ओगोनिया में 46 सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं। ये जैसे ही प्राइमरी ओसाइड में चेंज होते हैं तो ये हमारे पास 23 और 23 में चेंज हो जाते हैं। ये एक केस है। सेकंड में क्या होता है? हमारे पास जो ओगोनिया होता है 46 सिस्टर क्रोमाटिड्स, ये जाते हैं हमारे पास किसमें? सेम 46 सिस्टर क्रोमाटिड्स में। मैं अभी आपको ये वाला जो टॉपिक है ना इधर करवाता हूँ, जो आपको समझ आ जाएगी। अगर तो कोई एबनॉर्मलिटीज है, देखना मैंने कहा कि हमारे पास ओगोनिया, ओगोनिया चेंज हो रहा है प्राइमरी ओसाइड में, प्राइमरी ओसाइड चेंज हो रहा है सेकेंडरी ओसाइड में, सेकेंडरी ओसाइड चेंज हो रहा है हमारे पास ओवम के अंदर। ठीक है, अब हो ये रहा है कि हमारे जैसे अगर हम बात करें ट्विनिंग की, तो क्या होगा? हमारे पास ये जो 46 है ये आगे जाके ऐसे चेंज हो जाएगा दो में, 23 और 23 में। लेकिन अगर बात करें कि नॉर्मल फर्टिलाइजेशन हो रही है और एक ही बेबी आ रहा है, फिर क्या होगा? फिर हमारे पास ये जो 46 सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं ये प्राइमरी ओसाइड में जाके 46 सिस्टर क्रोमाटिड्स रहेंगे। जैसे ही हमारे पास सेकेंडरी आएगी तो ये अपने आप को डिवाइड कर लेंगे, एक 23 के अंदर और एक हमारे पास बनती है वैसे ही एक पोलर बॉडी, क्योंकि एट अ टाइम एक ओवम ने बनना है। अब हम एक ओवम बनाएंगे, हम 46 से प्राइमरी ओसाइड बनाया, प्राइमरी ओसाइड जैसे ही सेकेंडरी ओसाइड में गया ये दो में डिवाइड हो गया। ठीक है, जब ये दो में डिवाइड होगा फिर यही जो होता है जब ओवुलेटरी फेज में गया ओवम बना, तो ये जो होता है ये एक 23 बना। ठीक है, आगे हमारे पास सारी की सारी जो है वो पोलर बॉडीज बनी। ठीक है, ये आप वैसे भी रीड कर सकते हो बुक से, लेकिन मेरा बताने का मकसद ये है इसमें कि हमारे पास कुछ ऐसी होती हैं, अगर कहीं लिखे कि यार हमारे पास ओगोनिया प्राइमरी ओसाइट में गया है और इसने किया क्या, ये आगे ये हमारे पास 46 से डिवाइड हो गया 23 में और 23 में, फिर आप उसको नॉर्मल नहीं लोगे, फिर आप कहोगे कि या तो इसमें कोई ट्विनिंग का केस चल रहा है, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी ओसाइट मिलियन हो गया है। ठीक है, लेकिन अगर आप नॉर्मली बात करो बिल्कुल, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो ओगोनिया है जब ये प्राइमरी ओसाइड में चेंज होती है तो ये हमारे पास 46 सिस्टर क्रोमाटिड चेंज होते हैं, 46 से ही वो सेकेंडरी ओसाइड में चेंज होती है, तो अपने आपको ये डिवाइड करवा देता है 23 में, ठीक है, और एक पोलर बॉडी में, क्योंकि एट अ टाइम हमने एक बनाना है।
एट अ टाइम हमने एक बनाना, फिर यही जो होगा ये आपके पास दो में डिवाइड होगा, ये दो में होगा। ये जो पोलर बॉडी है ये तो अपने आप को पोलर बॉडीज में ही चेंज करेंगी। ठीक है, पोलर बॉडी क्या होती है बेसिकली, ये आपके पास वैसे ही एक स्ट्रक्चर होता है जो आगे डिवाइड कर रहा होता है। ये डीजनरेट भी कर जाए तो कोई मसला नहीं है, ये अगर डिवाइड भी कर जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ये एक ओवम नहीं है। अब 23 ये हमारे पास एक में चेंज हो जाएगा और एक हमारे पास पोलर बॉडीज बन जाएगी। ठीक हो गया, हमारे पास कुछ होती है ऐसे। अब इसमें आपको कुछ ऐसी चीज बता दूं जो एक मैं बुक देख लूं उसमें आपको बताता हूँ बुक से। अच्छा ये देख लो, होता ये हमारे पास कि जो 46 सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं ये हमारे पास चेंज होते हैं किसमें, 46 में प्राइमरी ओसाइड के फेज में। और प्राइमरी ओसाइड जब सेकेंडरी ओसाइड में जाता है तो ये 23 और 23 में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, यानी एक 23 बना है, एक पोलर बॉडी बन गई है। अब होता क्या है, जैसे ही फीमेल जो है ना वो प्यूबर्टी से पहले, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि एक फीमेल है उसकी है 7 years ओल्ड, वो अभी 7 years ओल्ड है, यानी इसकी अभी प्यूबर जो हम कहते हैं जो प्यूबिक स्टेज है वो भी स्टार्ट नहीं हुई, प्यूबर्टी स्टार्ट नहीं हुई, यानी वो अभी प्री प्यूबर्टी में है। तो क्या होगा हमारे पास वो जो फेज होगा वो सिर्फ प्राइमरी, ये जो हमारे पास ये फेज है ओ साइड ओगोनियम, ये चेंज होगा प्राइमरी ओसाइट में। ठीक है, और यही स्टक हो जाएगा, यानी यहां से फिर आगे नहीं चलेगा जब तक फीमेल प्यूबर्टी में स्टेज में नहीं जाती, ये अपने आप को आगे डिवाइड नहीं करेगा। दोबारा सुनना, मैंने कहा कि एक फीमेल आती है फॉर एग्जाम्पल 7 years ओल्ड। ठीक है, हम उसमें क्या देखेंगे, उसमें जारी बात है हम अभी उसमें मेंसेस स्टार्ट नहीं होंगे। मेंसेस की रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि हमारे पास प्राइमरी ओसाइड आगे सेकेंडरी ओसाइड में डिवाइड नहीं होता। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं कि एक फीमेल है वो है 13 years ओल्ड। ठीक है, लेकिन उसने अभी तक जो है ना वो फर्टिलाइजेशन नहीं की। ठीक है, अभी तक सेक्सुअल रिस्पॉन्स प्ले नहीं किया। तो क्या होगा, 13 years ओल्ड है, इसके मेंसेस जारी बात होने हैं। अब क्या होगा, यानी अब होगा ये कि हमारे पास ओगोनियम चेंज हुआ प्राइमरी ओसाइट में, प्राइमरी ओसाइट चेंज हुआ सेकेंडरी ओसाइट में। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी ओसाइट तब तक आगे चेंज नहीं होगा जब तक किसी स्पर्म्स के साथ एंट्री नहीं होगी, जब तक हमारे पास फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। दोबारा सुनना, मैंने कहा ये जो हमारे पास ओगोनियम है, ओगोनियम चेंज होगा प्राइमरी ओसाइट में। ठीक है, प्राइमरी ओसाइट तब तक सेकेंडरी में चेंज होगा जब तक वो जो फीमेल होगी वो प्यूबर्टी में नहीं जाएगी। अब फीमेल अगर प्यूबर्टी में चलेगी, अब क्या होगा, जब तक फीमेल सेक्सुअल रिस्पॉन्स प्ले नहीं करेगी, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं करेगी, तो ये जो हमारे पास सेकेंडरी ओसाइट होगा ये आगे ओवम में नहीं जाएगा। अब ये सब कुछ हो किधर रहा है, ये हमारे पास हमने जो फोलिकल्स पढ़े थे ना, इस फोलिकल्स के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह रिस्पॉन्स प्ले हो रहा होता है, यानी अब हमारे पास ये बना है ना, तो ये फिर निकलता है आपके प्री ओवुलेटरी में। ठीक है, ओवुलेशन में आपका ये निकलता है, उसके बाद फिर ये चेंज होता है आगे ओवम के अंदर। ठीक है, जब ये फर्टिलाइज हो जाता है, जैसे ही फर्टिलाइज ये वाला इसके साथ स्पर्म्स आए, स्पर्म फर्टिलाइज हुए, फिर ये अपने आप को आगे डिवाइड करवा देता है। ठीक है, और एंडोमेट्रियम में चला जाता है। अब जो बातें हैं इसमें हमारे पास ये जो टॉपिक है मिटल शमराज, ये आप लोग ये जरूर पढ़ना। आता है हमारे पास ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का। ठीक है, इसमें जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, वो आप जरा नोट कर लेना इसमें। ठीक है, क्या क्या होते हैं और क्या क्या फेज होते हैं, आपको इसमें सारी की सारी समझ आ जाएगी। अब बताओ कोई क्वेश्चन है किसी का इसमें। हाफिज साहब, जी। जब वो आएगी प्यूबर्टी स्टेज में आएगी लड़की, तब वो हम्म। प्राइमरी और साइड सेकेंडरी और साइड में कन्वर्ट होगा। हाँ देखो, हमारे पास ना क्या हो रहा है, हमारे पास ओगोनियम है ना, जी। ओगोनियम चेंज हो रहा है प्राइमरी में, प्राइमरी चेंज हो रहा है सेकेंडरी में, और सेकेंडरी चेंज हो गया आगे ओवम में। ठीक है, जब तक हमारे पास अब प्यूबिक स्टेज में अभी तक नहीं आई, यानी फॉर एग्जांपल एक बच्ची है, ठीक है, गर्ल है 5 to 6 years की। अब उसमें क्या होगा, उसमें आपके पास ओवरी प्राइमरी ओसाइट में तो चेंज हो जाएगा, लेकिन प्राइमरी ओसाइट कभी भी सेकेंडरी ओसाइट में चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो प्यूबिक स्टेज में आ गया है, यानी हमारे पास वो 13-14 की हो गई है, फिर क्या होगा, फिर प्राइमरी ओसाइड सेकेंडरी में भी ओसाइड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी ओसाइड तब तक ओवम के अंदर चेंज नहीं होगा जब तक उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी फिर हमारे पास ये सारा का सारा फेस ओके ओके चल जाएगा। ओके ओके। ठीक है, और उसमें जो है ना मैंने आपको बताया कुछ बातें जिसमें वो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, उसमें वो लाजमी इसका क्वेश्चन पूछेगा कि मैंने जिस जो से पास पेपर देखे ना इसके देखे हैं, साथ ना वो इसमें कंफ्यूज करता है। ठीक है, वो आपको ना बताता है कि एक बच्ची है, ठीक है, वो इतने इतने साल की है, ठीक है, उसके जो फोलिकुलर फेज है वो ये है, ल्यूटर फेज ये है, ठीक है, और साथ उसका जो मैकबर्नी साइन है ना वो पॉजिटिव दिख रहा है। ठीक है, फिर आप उसको डिफरेंशिएट करने में आपको पता होना चाहिए कि appendicitis क्या होता है और ब्रास क्या होता है, इन दोनों में
बर्निसाइन होता क्या है, यानी इस तरह आपकी रेडिएट होगी, ठीक है। आपको लगता है जैसे अपेंडिसाइटिस की पेन है, लेकिन एक और बात, अगर आप उस फीमेल के यहां टच करोगे, चले मैं बात दोबारा रिपीट करवा देता हूँ, पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन की। अच्छा, अब मैंने ये बात कही कि हमारे पास इस फोलिकुलर फेज के बाद और ल्यूटियल फेज से पहले एट द मिड आपका ओवुलेशन होती है, और ओवुलेशन ल्यूटियल फेज होता है 14 डे का, फोलिकुलर फेज 12 टू 18 डेज का। अब ये जो हमारे पास एट द मिड ओवुलेशन फेज में क्या होता है, आपके पास पेरिटोनियल इरिटेशंस की वजह से, क्योंकि हमारे पास हार्मोन जो होते हैं वो फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं, जब हार्मोन फ्लक्चुएट करते हैं तो पेरिटोनियल इरिटेशन होती है और एब्डोमिनल पेन होती है उस फीमेल को। जब उसको एब्डोमिनल पेन होती है ना, तो उसकी पेन होती है इस किस्म की जो मैंने बताई है। उसकी पेन कैसी होती है, उसकी पेन ये इलियक रीजन से जाती है और इस अम्बलिकस तक, फिर अम्बलिकस से आती है इस इलियक रीजन तक। तो उसको लग ये रहा होता है कि यार मेरे कहीं यहां पेन है राइट लोअर क्वाड्रेंट में, राइट लोअर क्वाड्रेंट में, तो कहीं ये अपेंडिसाइटिस ना हो, ठीक है। फिर हम उससे पूछते हैं कि यार आप ये बताओ कि आपका फेज कौन सा चल रहा है, वो कहे कि हमारे मेरा जो है इतने दिन पहले मेरे मेंसेस हुए हैं। फिर हम उसको कैलकुलेट करते हैं, फिर हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारे पास नहीं, ये मीटल शमराज है, ठीक है, ये हमारे पास अपेंडिसाइटिस नहीं है। अपेंडिसाइटिस को करने में भी आपको मैकबर्निसाइन पॉजिटिव मिलेगा। और भी सिम्टम्स होते हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन इस पेन के लिहाज से आपको दो में डिफरेंशिएट करोगे। यानी अगर एक फीमेल आती है, ठीक है, वो उसको जो है ना वो है हमारे पास 45 ईयर्स की, ठीक है, उसका मेनोपॉज हो गया है, ठीक है, अब हम कभी भी नहीं कह सकते कि उसका मीटल शमराज आएगा। अब हम उसको कहेंगे कि यार आपकी एक्यूट अपेंडिसाइटिस की पेन होगी अगर उसका मैकबर्निसाइन आपको पॉजिटिव मिलता है। और ये आपको पेन कब होगी, आपको मिड ओवुलेटरी में, ठीक है, जिसको आप ओवुलेटरी साइकिल कहते हो, यानी जैसे ही आपका ओवुलेशन हुई है, ठीक है, यानी आपका जो ओवम पहला है तो इसे कहते हैं ओवुलेशन, तो आपको पेन तब होती है, फिर हम उसे कहते हैं मीटल शमराज। पैथोजेनेसिस में जारी बात है हमने स्पर्म्स की डेवलपमेंट पढ़नी है, ठीक है, कैसे हमारे जो स्पर्म्स है वो मैच्योर होते हैं। इससे पहले मुझे कोई बता सकता है कि ब्लड टेस्टिस हाँ, ब्लड टेस्टिस बैरियर क्या होता है? आप सब ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ब्लड टेस्टिस बैरियर क्या ब्लड है। टेस्ट बैरियर वो होता है जो स्पेसिफिक स्पर्म्स को और स्पेसिफिक हार्मोन को अपने अंदर जाने देता है। अब देखो, हमने कहा था ये हमारे पास वास्ट डिफरेंस, हाँ, उसके बाद हमने कहा ये है ये हमारे पास ये, हाँ, उसके बाद हमारे पास यानी डक्टस डिफरेंस, फिर एपिडेर्मिस, फिर हमारे पास आता है एक ब्लड टेस्टिस बैरियर, और बैरियर, फिर टूनिका अल्बिजिनिया। हाँ, यूनिफॉर्म प्लेक्सिस, और साथ हमने टेस्टिकुलर वेन पढ़े थे। चलो हम कर रहे हैं टॉपिक स्पर्मेटोजेनेसिस, इससे कुछ बात तो वो सुन ले। हमारे पास पहले हम क्रोमो स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है क्या, क्रोमाटिड को स्ट्रक्चर पता हो गया ना, तो जब आप फिजिक्स खोलोगे ना कि यार 1n का मतलब क्या है, 1c का मतलब क्या है, इस तरह बड़ा कंफ्यूज होता है। अच्छा, सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, हमारे पास है ये एक स्ट्रक्चर होता है, इसे कहते हैं हम सेंट्रोमेयर, यानी बिल्कुल मिडल पीस सेंट्रोमेयर। इस सेंट्रोमेयर से ऊपर हमारे पास ये एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और एक ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस एक अगर एक स्ट्रक्चर है तो इसे कहते हैं हम क्रोमाटिड, और अगर ये दो क्रोमाटिड हो हमारे पास एक के ऊपर तो इसे कहते हैं हम क्रोमोसोम्स। ये बेसिकली आप लोग वैसे पढ़ गया 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, इसलिए मैंने थोड़ा इसे बताया। अब हमारे पास सेंट्रोमेयर क्या होता है, सेंट्रोमेयर होता है ये हमारे पास जो मिडल पीस होता है। उसके बाद अगर मैं एक की बात करूं, यानी ये देखो ये एक है, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं क्रोमाटिड। और अगर मैं क्रोमोसोम की बात करूं तो मेरे पास दो क्रोमाटिड क्या बनाएंगे, एक एक क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स बनाएंगे, और ये होता है एक सेंट्रोमियर, ठीक है। और उसके बाद अब काइनेटोकोर क्या होते हैं, ये एक ऐसे फाइबर्स होते हैं जिन्होंने चेंज होना होता है आपके इस स्ट्रक्चर में। यानी फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था कि प्रोफेज के अंदर क्या होता है, आपके इस तरह के सिर्फ और सिर्फ फाइबर्स पड़े होते हैं, जिसको आप काइनेटोकोर फाइबर्स भी कहते हो। फिर यही जो होता है ये आगे जाके प्रोफेज के अंदर ही, लेट प्रोफेज के अंदर ही अपने आप को चेंज कर लेते हैं इस क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स के अंदर, क्रोमाटिड्स के अंदर, और फिर आगे मेटाफेज एनाफेज वगैरह चलता है, ठीक है। वो हमारा टॉपिक नहीं है, वो बहुत बेसिक बातें हैं। हमने पढ़ना कि यार स्पर्मेटोजेनेसिस कैसी होती है, कैसे हमारा जो स्पर्म्स होता है वो डेवलपमेंट होती है। उससे पहले मैंने आपको थोड़ा सा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बता दिया कि किस तरह से हमारे पास एक स्ट्रक्चर डिवाइड होता है। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, जो मैंने कल पढ़ाया था कि स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है, एक बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है जो कि जर्म सेल्स को मेंटेन करके रख रहा होता है, ठीक है। यानी ये एक ऐसे कहो कि ये आपके पास अगर किसी बंदे में सिर्फ स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट है तो वो इनफर्टाइल है। यानी स्पर्मेटोगोनिया बिल्कुल बेसिक स्टेज होती है जिसने आगे डिवाइड होना होता है, किसमें, प्राइमरी में, सेकेंडरी वगैरह में।
अब हम कहते हैं कि जो स्पर्मेटोगोनिया होता है ना, ये इस ब्लड टेस्टिस बैरियर को, ये मैंने कल भी बात बताई थी, जो स्पर्मेटोगोनिया होता है ना, ये ब्लड टेस्टिस बैरियर को क्रॉस करता है। जैसे ही ये ब्लड टेस्टिस बैरियर को क्रॉस करवाता है तो ये चेंज हो जाता है प्राइमरी स्पर्मेटिड्स के अंदर। अब हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटिड्स क्या होता है, यानी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे पास यह है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में अगर मैं स्पर्मेटोगोनिया के स्ट्रक्चर बनाऊं तो मैं कहूंगा मेरे पास क्या होता है, मेरे पास ये देखना, ये मेरे पास दो स्ट्रक्चर हैं, ये एक यानी एक ये क्रोमाटिड है, एक ये क्रोमाटिड है, और मैंने ये इस तरह का बना दिया। ये हमारे पास है एक स्पर्मेटोगोनिया का स्ट्रक्चर। दोबारा सुनना, मैंने आपको कहा कि इस स्पर्मेटोगोनिया के अंदर मैंने देखो ये दो ही हम क्या बनाए हैं, क्रोमाटिड्स बनाए हैं, और दो ही मैंने क्रोमोसोम्स बना दिए हैं। यानी इस स्पर्मेटोगोनिया के अंदर मैंने ये एक क्रोमाटिड है, ये एक क्रोमाटिड है, और दो ही सेंट्रोमियर्स हैं। अब इसने आगे डिवाइड होना है, वो कैसे होना है, ये एक स्पर्मेटोगोनिया जो होता है ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर चेंज होगा या प्राइमरी स्पर्मेटिड्स के अंदर चेंज होगा। जब ये प्राइमरी स्पर्मेटिड्स के अंदर चेंज होगा ना, तो ये अपने आप को डिप्लॉइड करेगा। अब डिप्लॉइड क्या होता है और हप्लॉइड क्या होता है? डिप्लॉइड कहते हैं अगर वो कोई भी क्रोमोसोम अपने आप को डबल कर ले, यानी मैं कहूं कि मेरे पास ये एक क्रोमोसोम है पूरा, ठीक है, ये एक क्रोमोसोम अपने आप को डिवाइड कर लेता है दो के अंदर, ठीक है, और दो में डिवाइड ऐसे करता है कि वो मतलब अगर ये हमारे पास 46 है तो ये भी 46 हो जाएंगे, ये भी 46 हो जाएंगे। इसे कहते हैं डिप्लॉइड। और हप्लॉइड होता है कि हाफ हो जाए। हाफ का मतलब है कि मेरे पास अगर ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, यानी इसके ये 46 क्रोमोसोम्स है, ये अपने आप को डिवाइड करेंगे 23 के अंदर, 23 के अंदर। ये आपको सारी बेसिक बातें पता है, इसलिए मैं इसको जरा डिटेल में नहीं करवा रहा। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर बताएं, हम इसको भी कर लेंगे डिटेल से। अच्छा, हमारे पास होता है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जैसे ही ब्लड टेस्टिस बैरियर को क्रॉस करवाता है, ये प्राइमरी स्पर्मेटिड्स के अंदर चेंज हो जाता है या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर चेंज हो जाता है। यानी फॉर एग्जांपल, अब इसका मतलब है ये हमारे पास था वास डिफरेंस, फिर एपिडाइडर्मिस, फिर ब्लड टेस्टिस बैरियर और फिर टेस्टिस, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास स्पर्मेटोगोनिया इधर पड़ा हुआ है, फिर स्पर्मेटोगोनिया यहां से क्रॉस करके ब्लड टेस्टिस बैरियर के अंदर गया है, और ये ब्लड टेस्टिस ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर चेंज हो गया, ठीक हो गया। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है ये इसी के अंदर ही आगे चेंज हो जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है ये आगे अपने आप चेंज कर लेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर, और फिर ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होता है ये हमारे पास चेंज हो जाता होता है स्पर्माटिड्स के अंदर। ये सब कुछ हो रहा है इस टेस्टिस के अंदर। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चेंज करता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट चेंज करता है स्पर्माटिड्स में, और फिर स्पर्माटिड्स आगे हमारे पास एक मैच्योर स्पर्म्स बनाता है, ठीक है। मैंने इसीलिए आपको जो है इसके बताए थे कि डिप्लॉइड क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। जब तक आपको पता नहीं होगा कि डिप्लॉइड क्या होता है, हप्लॉइड क्या होता है और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है, आप इसकी जो है फिजियोलॉजी नहीं कर सकते। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया होता है। अब ये स्पर्मेटोगोनिया किधर है? ये आपके पास डक्टस डेफरेंस से भी बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है। जब ये स्पर्मेटोगोनिया डक्टस डेफरेंस के थ्रू जाता है, मैच्योर हुआ, मैच्योर होने के बाद ये ब्लड टेस्टिस बैरियर को क्रॉस किया, ये क्रॉस करने के बाद वो चेंज हो गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर, और यही जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये चेंज हुआ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट चेंज हुआ आपके स्पर्माटिड्स में, और स्पर्माटिड्स आपका चेंज हुआ मैच्योर स्पर्म्स के अंदर। यानी फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये है एक हमारे पास टेस्टिस का स्ट्रक्चर। सबसे पहले यहां आया स्पर्मेटिड्स, ठीक है, सॉरी स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया आगे हमारे पास चेंज हुआ किधर? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चेंज हुआ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट चेंज हुआ हमारे पास स्पर्माटिड्स के अंदर, और स्पर्माटिड चेंज हो गया आपके पास एक मैच्योर स्पर्म्स के अंदर। अब हम थोड़ी सी मैच्योर स्पर्म्स की जो है ना वो पढ़ते हैं एनाटॉमी, फिर हम दोबारा इस चीज की तरफ आते हैं कि इस चीज में हमारे पास डिटेल क्या है। सबसे पहले हम कहते हैं कि हमारे पास जो स्पर्म्स का स्ट्रक्चर होता है वो होता है इस तरह का, ठीक है, और हमारे पास ये जो होता है इसे कहते हैं टेल, ठीक है, और ये जो होता है इसे कहते हैं मिडल पीस, ठीक है। इसके अंदर आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है, ये याद रखना। और ये होता है हमारे पास इधर इधर प्रेजेंट होता है हमारे पास न्यूक्लियस, इसके अंदर कैप के अंदर, और इधर हमारे पास ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है इसे कहते हैं एक्रोसोम। अब मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे पास जब भी कोई स्ट्रक्चर, यानी अगर मैं कहूं कि स्पर्मेटोगोनिया है तो ये इमेच्योर स्पर्म्स है ना, तो इस इमेच्योर स्पर्म्स के अंदर आपका साइटोप्लाज्म भी होता है, ठीक है, आपके न्यूक्लियस भी होता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, ठीक है। लेकिन आपकी जो कैप होती है जो मैंने आपको बताई जिसे कहते हैं एक्रोसोमल कैप, ये आपके स्पर्मेटोगोनिया के अंदर नहीं होती, ठीक है। इस वजह से कभी भी जो स्पर्मेटोगोनिया है वो कभी भी बॉडी से एक्सक्रीड नहीं हो पाते,
ठीक है, उसको प्राइमरी में चेंज होना पड़ता है, प्राइमरी को सेकेंडरी में होना पड़ता है, सेकेंडरी को फिर स्पर्मेटिड में होना पड़ता है, और फिर जैसे ही किसी मेल्स में मैच्योर स्पर्म बनते हैं और फिर वो एक्सक्रीट होते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि स्पर्मेटोगोनिया के अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, उसके बाद हमारे पास जो होता है वो एक्रोसोमल कैप नहीं होती, और साथ हमारे पास इस बंदे में टेल भी नहीं होती। और हमारे पास ये दो स्ट्रक्चर है, एक होता है एक्रोसोम, एक होता है टेल। ये दो स्ट्रक्चर्स आपके जो होते हैं वो बहुत जरूरी है आपके ट्रांसफॉर्मेशन में। यानी अगर हम बात करें, ठीक है, फीमेल में स्पर्म्स ने ट्रांसफर होना है तो उसके लिए टेल का होना बहुत जरूरी है। ठीक हो गया। अच्छा, हम कहते हैं कि हमारे पास ये था स्पर्मेटोगोनिया का स्ट्रक्चर। अब हम कहते हैं कि स्पर्मेटोगोनिया हमारे पास चेंज हो गया किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। तो जैसे ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेगा, आपकी जो टेल होगी वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में चेंज होगा, तो ये जो टेल होगी ये आपकी मैच्योर होने लग जाएगी। अभी एक्रोसोमल कैप नहीं बना, मैं आपको फिर कह रहा हूं, स्पर्मेटोगोनिया के अंदर आपका साइटोप्लाज्म था, न्यूक्लियस था, माइटोकॉन्ड्रिया था, लेकिन एक्रोसोमल कैप नहीं है और टेल नहीं है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर आपकी टेल स्टार्टिंग फेज में बनना स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप इसे कहो कि 20% आपकी जो टेल है ना वो आपकी प्राइमरी में बन गई है, फिर 20% और जो टेल है ना वो आपकी सेकेंडरी में बन गई है। फिर जैसे ही हमारे पास स्पर्मेटिड जाता है ना, तो आपकी टेल की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है और आपका जो एक्रोसोमल कैप है वो बनने लग जाता है। और जैसे ही मैच्योर स्पर्म्स बनता है, तो इसकी पिक्चर मैंने आपको ये दिखाई है कि इसके अंदर हर चीज है। ठीक है, ये मैंने वैसे आपको बातें बताई। इसका जो एमसीक्यू में बताया स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर किस चीज की डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो रही होती है, तो उसमें जो होता है ना वो टेल की डेवलपमेंट हो रही होती है। लेकिन टेल इससे पहले क्या होता है, इससे पहले आपका स्पर्मेटोगोनिया होता है, जहां आपके पास साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन आपके पास एक्रोसोमल कैप नहीं होती और टेल नहीं होती। ठीक हो गया। और उसके बाद जो मैंने आपको बताई है कुछ बातें कि हमारे पास जो होता है क्रोमाटिड्स क्या होता है और क्रोमोसोम्स क्या होता है। अब इसकी तरफ थोड़ा चलते हैं। हमारे आप बुक में एक वर्ड पढ़ोगे 1N, ठीक है, या 2N, ठीक है, और आप पढ़ोगे 1C। जब भी आप N पढ़ो, N का मतलब होता है क्रोमाटिड और C का मतलब होता है क्रोमोसोम्स। यानी अगर मैं कहूं कि एक ऐसा बंदा है उसके अंदर हमारे पास हमारे पास क्या है, 2N है और 4C है, तो मैं कैसे लिखूंगा। 2N का मतलब है कि उसके जो है ना क्रोमाटिड्स वो बहुत ज्यादा है। क्रोमाटिड्स जो है, यानी इसका मतलब है जो इसके क्रोमाटिड्स है वो है 2, और जो क्रोमोसोम्स है वो उसके हैं 4। अगर मैं कहूं कि एक बंदा है उसके हैं 2N और 2C, ठीक है, इसका मतलब है कि उसके 2 ही क्रोमाटिड है और 2 ही क्रोमोसोम्स हैं। अगर कोई कहे कि 1N एंड 1C, तो इसका मतलब है एक ही क्रोमाटिड्स है और एक ही क्रोमोसोम्स है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, और इसमें एक बात आप पढ़ोगे कि हमारे पास डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हप्लाइड। जहां भी डिप्लॉइड पर हो इसका मतलब होता है कि माइटोसिस हो रही है, और जहां भी हप्लाइड पर हो इसका मतलब होता है मायोसिस हो रही है। ठीक है, ये वाली बातें जो है ना ये सारी पुरानी थी, आपने की हुई है, इस वजह से मैंने इसको जरा ना डिटेल से नहीं करवाया इतना। ठीक है, अब मैं आपको इसको रिपीट करवा दूं जो मैंने अभी तक बताया आपको। मैंने कहा कि हमारे पास जो होता है ना स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है सेकेंडरी में, सेकेंडरी होता है स्पर्मेटिड्स में, और वो फिर होता है मैच्योर स्पर्म्स के अंदर। और ये हो किधर रहा है, ये आपका ब्लड टेस्टिस बैरियर को क्रॉस करके आपका सारा का सारा टेस्टिस के अंदर हो रहा है। ठीक है, ये था हमारे पास इसका टॉपिक। अब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या आते हैं वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसे तो वो क्वेश्चन नहीं करेगा, लेकिन जिस चीजों में वो क्वेश्चन करेगा वो हम बात करते हैं। होता यह है कि एक ऐसा बंदा जिसकी टेल की डेवलपमेंट नहीं हुई। अब टेल की डेवलपमेंट हमने कहा किस फेजेज में हो रही है, आपकी एक प्राइमरी फेज में हो रही होती है, आपकी एक सेकेंडरी फेज में हो रही होती है। यानी एक स्पर्म्स की टेल की डेवलपमेंट नहीं हुई। अगर आपके स्पर्म्स की टेल की डेवलपमेंट नहीं ना हो रही होती, तो जारी बात है वो जो स्पर्म है वो मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके सीलरी डिसफंक्शन हो जाएंगे। जब ये फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे तो हम इसे कहते हैं कैरेटोजेनर सिंड्रोम। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा, इसलिए वजह से आपको याद रहेगा कि जहां हमारे पास जो सिलिया होते हैं वो डिस्टर्ब कर जाते हैं। ठीक है, और ये टेल भी एक सिलिया लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसने मूव करवाने में हेल्प देनी होती है। और ऐसा बंदा जिसके टेल नहीं ग्रोथ हुई होगी उसको हम कहते हैं कैरेटोजेनस सिंड्रोम। और ये वाले जो पेशेंट होते हैं ये इनफर्टाइल होते हैं। अब इन पेशेंट्स के अंदर क्या होता है, मैं आपको पहले बता दूं कि इन पेशेंट्स के अंदर आपके स्पर्म्स की ग्रोथ तो हो रही होती है, लेकिन आगे से जो मैच्योर होता है वो वाला फेज नहीं हो रहा होता। यानी आपके इस फेज के अंदर क्या होता है, आपका ये वास डिफरेंस है। ठीक है, ये हमने कहा एपिडाइडमस है, और फिर ये ब्लड टेस्टिस बैरियर है। यानी आपका वो जो ये वाले जो पेशेंट होते हैं इनके अंदर या तो वास डिफरेंस के अंदर मसला बना होता है, या एपिडाइडमस के अंदर मसला बना होता है, या फिर आपके इस जो ब्लड टेस्टिस बैरियर इसके अंदर हुआ होता है, जिसकी वजह से आपके जो स्पर्म्स है वो क्रॉस करके टेस्टिस के अंदर नहीं जाते, जिसकी वजह से वो मैच्योर नहीं हो पाते। ठीक है, हमारे पास इस बंदे, फिर हम इनको ट्रीट कैसे करते हैं, फिर हम देखते हैं कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है वास डिफरेंस में या एडमस में। ठीक है, जिसकी वजह से हो रहे हैं। और ये प्रेजेंटेशन क्या लेके आते हैं, ये प्रेजेंटेशन लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब बात ये है कि मेरे एब्डोमिनल पेन रहती है।
ठीक है, उस एब्डोमिनल पेन के साथ कहेगा कि डॉक्टर साहब जब भी मेरे पास जो होता है ना वो स्पर्म्स की एजैकुलेशन का टाइम आता है ना तो मुझे पेन ज्यादा होती है। ठीक है, और एजैकुलेशन ऐसी होती है कि जैसे ना बिल्कुल वाटरी लाइक स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, यानी वाटरी लाइक सेक्रेशन एक्सक्रीट हो रही हैं। ठीक है, यानी बिल्कुल मेच्योर स्पर्म्स नहीं हो रहे, जिस तरह कहते हैं ना वाटर स्ट्रक्चर। ठीक है, बिल्कुल कलरलेस लाइक की जो सेक्रेशन होगी वो एक्सक्रीट हो रही होती है, वो ये कहेगा। साथ कहेगा एब्डोमिनल पेन है। हम फिर सोचेंगे कि ये इनफर्टाइल बंदा है। ठीक है, इसके अंदर जो है ना वो यानी ग्रोथ सही तरह से हुई नहीं है, प्राइमरी सेकेंडरी नहीं बने। एक तो ये क्वेश्चन हमने कहा। इस क्वेश्चन में हमने कहा कि एक ऐसा पेशेंट, ठीक है, उसके अंदर टेल की डेवलपमेंट नहीं हुई, हम उसे कहते हैं केराटोजेनस सिंड्रोम, और वो बंदा इनफर्टाइल होता है। ठीक है, सेकंड चीज हमने कहा कि एक ऐसा बंदा, उसके टेल की तो डेवलपमेंट होगी है, यानी टेल की डेवलपमेंट तो होगी है, लेकिन उसका मसला किधर है? वास्ट डिफरेंस के अंदर। ठीक है, यानी टेल की डेवलपमेंट होगी है, मसला किधर है? वास्ट डिफरेंस के अंदर। तो फिर हम इसे कहते होते हैं ये हमारे पास सिस्टिक फाइब्रोसिस का पेशेंट है, और ये भी इनफर्टाइल होता है। जारी बात है, वास्ट डिफरेंस के अंदर मसला है। ठीक है, वास्ट डिफरेंस तेल की उसकी डेवलपमेंट होगी है, तो यहाँ से स्पर्म ने मैच्योर होकर वापस ही जाना है ना, वापस जाके एक्सक्रीट होना है, तो फिर हमारे पास वो नहीं हो पाएगा। इस वजह से हम इसको भी इनफर्टाइल कहते हैं। अभी तक जो हमने स्पर्मेटोगोनिया में पढ़ा, ये क्या है? हमने कहा कि हमारे पास जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है कैसे होती है? स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड होते हैं प्राइमरी प्राइमरी होते हैं, आगे सेकेंडरी में, सेकेंडरी होते हैं हमारे पास स्पर्मेटिड्स में, और स्पर्मेटिड्स होते हैं मेच्योर स्पर्म्स में। हमने कहा जो प्राइमरी होती है इसके अंदर आपके 20% टेल की डेवलपमेंट होती है, फिर इधर भी आपकी 20% टेल की डेवलपमेंट होती है, इधर आपके एक्रोसोमल कैप बन जाता है, और मेच्योर स्पर्म्स की हमने जो एनाटॉमी पढ़ी है वो यानी हर चीज साइड और जो साइटोप्लाज्म होता है वो वेट है, और साथ टेल की डेवलपमेंट अच्छी सी हो रही है, जिसकी वजह से वो जो ट्रांसफर इजीली हो जाता है। ठीक है, हमारे पास था ये वाला टॉपिक जिसमें हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा। ठीक है, ये आप लोग बुक रीड कीजिएगा। ना समझ आई तो मुझे जरूर बताना। ठीक है, इसमें जो आपने कुछ चीजें जो मेन जो मैंने आपको बताई है, दो सिंड्रोम, एक केराटोजेनस सिंड्रोम, एक सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला पेशेंट। ठीक है, उसके ये जो बातें बताई हैं आपको कि कहाँ कहाँ किसकी डेवलपमेंट हो रही होती है। ठीक है, आप लोगों ने ये याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा वहां बुक में लिखा होगा कि एन और सी का वो एक दफा आप लोगों ने पढ़ लेना बस। ये था हमारे पास। ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको? क्लियर आफ्ता। अच्छा, अब हमारे पास जो आता है ना टॉपिक, वो हमारे हम फीमेल की यूट्रस के बारे में पढ़ते हैं, और उसमें हमने दो हार्मोन पढ़ने, एक हमने एस्ट्रोजन, एक हमने पढ़ना प्रोजेस्टेरोन। हम तब के पढ़ रहे हैं कि यार एस्ट्रोजन क्या होता है, एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या है, एस्ट्रोजन काम क्या कर रहा होता है, प्रोजेस्टेरोन क्या। अब हम जरा इनको डिटेल से पढ़ेंगे, जो हमने मैंने बताया था कि हम फिजियो में पढ़ेंगे। अब हम पहले पढ़ते हैं कि हमारे पास एस्ट्रोजन। सबसे पहले तो जो एस्ट्रोजन है ना वो बनता किधर किधर है वो हम बात करते हैं। ठीक है, जो एस्ट्रोजन होता है ना ये हमारे पास ओवरी बनाती है। पहला पहला कौन बनाता है? ओवरी बनाती है। ठीक है, जो सेकंड होता है वो बनाता है प्लेसेंटा। थर्ड थर्ड बनाते हैं हमारी बॉडी में जो एडिपोज, फीमेल की बॉडी में जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं ना, मेल में भी होते हैं लेकिन उनकी जो फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी कम होती है। एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं ना वो बनाते हैं। तीन बनाते हैं, एक ओवरीज, एक प्लेसेंटा, एक एस्ट्रोजन सॉरी एडिपोज टिश्यूज। इनका काम होता है आपके एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन करवाना। अब जो जहां जो ओवरी प्रोडक्शन करवाती है उसे कहते हैं एस्ट्राडायोल। ठीक है, ये वैसे ही एक एस्ट्रोजन के ना नाम है कि अगर कोई एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन ओवरी से हो रही हो तो हम पढ़ते हैं अभी कैसे होती है। ठीक है, लेकिन इतना भी याद रखो कि अगर ओवरी से एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन हो रही हो तो हम उसे कहते हैं एस्ट्राडायोल। अगर प्लेसेंटा से हो रही हो हम उसे कहते हैं एस्ट्रियोल, और अगर एडिपोज टिश्यू से हो रही हो हम उसे कहते हैं एस्ट्रोन। ठीक है, इनकी जो होती है ना, ये क्यों इनके नाम रखे गए कि एस्ट्राडायोल, एस्ट्रियोल, ये पोटेंसी के हिसाब से रखे गए हैं कि अगर देखो फॉर एग्जांपल हम कि हमारे पास जो एस्ट्राडायोल है ना ये ज्यादा यूज होता है, यानी एस्ट्राडायोल की पोटेंसी बहुत ज्यादा हाई है एज कंपेयर टू एस्ट्रोन एंड देन एस्ट्रियोल। ठीक है, ये क्या मैं बता रहा हूं, मैं क्या ये कहना ये चाह रहा हूं कि पहले मैंने आपको कहा कि एस्ट्रोजन होता है वो ओवरी में बनता है, प्लेसेंटा में बनता है, एडिपोज टिश्यू में बनता है। जो ओवरी में बनता है उसे कहते हैं एस्ट्राडायोल, जो प्लेसेंटा में बनता है उसे कहते हैं एस्ट्रियोल, जो एडिपोज टिश्यू में बनता है उसे कहते हैं एस्ट्रोन। अब मैं पोटेंसी की बात कर रहा हूं कि कौन सा एस्ट्रोन सबसे अच्छा है। सबसे पहले जो ओवरी में बनता है जिसे कहते हैं एस्ट्राडायोल वो सबसे अच्छा है। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो एडिपोज टिश्यू में बनता है जिसे कहते हैं एस्ट्रोन वो अच्छा है। थर्ड नंबर पे जो प्लेसेंटा बनाता है उसे कहते हैं एस्ट्रियोल वो है। ठीक है, इस वजह से ये पोटेंसी के लिहाज से वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता होता है। अब हम पढ़ते हैं कि यार हमारी जो है ना एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन कैसे होती है।
ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये है हमारे पास हाइपोथैलेमस, ठीक है, और ये है हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो हाइपोथैलेमस में पहला होता है पार्ट, वैसे तो 4 पार्ट होते हैं, पहला पार्ट होता है, इसे कहते हैं पैरा ऑप्टिक पार्ट। ये पैरा ऑप्टिक पार्ट का काम होता है गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करना। यानी पैरा ऑप्टिक पार्ट जो होता है, पैरा ऑप्टिक न्यूक्लियस होता है, ये गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है। ये गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यहाँ आता है एंटीरियर पिट्यूटरी में, फिर यहां से वो रिलीज करता है एफएसएच एंड एलएच। LH। ठीक है, ये आपको बात बताई थी। अब ये जो एफएसएच और एलएच होता है, ये आगे क्या करता है हमारे पास जो, एक मैं आपको सेल बना रहा हूं जिससे हमने कहा था एग सेल। यानी एग सेल के अंदर हमने पता कि 2 तरह के सेल होता है हमारे पास, ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है, और एक होता है हमारे पास, सॉरी, अंदर वाला होता है थीका सेल्स और बाहर वाला होता है हमारे पास ग्रेनुलोसा सेल्स। अब ये एफएसएच और एलएच ने इन सेल्स के ऊपर काम करना है और एस्ट्रोजन बनाना है। अब हम ये पढ़ते हैं कैसे करना है। मैं देखो, हमारे पास पहले होता है थीका सेल, ऐसे ही है, और मैं पहले ये थीका सेल बना रहा हूं, फिर मैं थीका सेल के बाद मैं ये बना रहा हूं कौन सा, ग्रेनुलोसा सेल। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे एक जो सेल है ये एफएसएच एल जो है वो एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करता है इन द एग सेल के अंदर, यानी थीका सेल और ग्रेनुलोसा सेल्स के अंदर। क्या होता है हमारे पास ना, सबसे पहले ये जो थीका सेल्स होते हैं ना, यहां से इनटेक हो रहा होता है कोलेस्ट्रोल का, हार्मोन आता है जिसका नाम होता है एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एलएच जैसे ही थीका सेल्स के अंदर एंटर होता है, वो चेंज हो जाता है आपके साइक्लिक एएमपी के अंदर। और ये जो साइक्लिक एएमपी होता है, ये इसको स्टिमुलेट करता है, किसको, कोलेस्ट्रॉल को, कि चेंज हो जाए एंड्रोस्टेरिडोन में। आप लोगों ने याद रखना है। मैं दोबारा बताऊं, हमने कहा कि थीका सेल्स के अंदर क्या होता है, आपका एलएच आ रहा है, एलएच साइक्लिक एएमपी में चेंज होता है, साइक्लिक एएमपी आगे कोलेस्ट्रॉल को स्टिमुलेट करता है कि चेंज हो जाए एंड्रोस्टेरिडोन में। ठीक है। अब यही जो एंड्रोस्टेरिडोन है, ये चला जाता है किधर, ग्रेनुलोसा सेल्स के अंदर। ठीक है। और साथ हमारे पास इस ग्रेनुलोसा सेल्स जो होता है, ये एफएसएच की इनटेक करता है, यानी एफएसएच ग्रेनुलोसा सेल्स के अंदर आएगा और इस एंड्रोस्टाइडियोन को पॉजिटिव सिग्नल देगा, स्टिमुलेट करेगा कि हमारे पास एस्ट्रोजन बनाओ, और फिर ये एस्ट्रोजन यहां से एक्सक्रीट हो जाएगा। मैं दोबारा बताता हूं ये बात, कि मैंने आपको कहा हमारे पास पहले है ये है थीका सेल, और ये मैंने अलग अलग बना दिया ग्रेनुलोसा सेल। होता ये इस थीका सेल में 2 चीजें आ रही हैं, एक तो कोलेस्ट्रोल आ रहा है और एक एफएसएच आ रहा है, सॉरी एलएच आ रहा है। अब ये जो एलएच होता है, जैसे ही थीका सेल्स के अंदर आता है, ये चेंज हो जाता है साइक्लिक एएमपी के अंदर। ठीक है। और कोलेस्ट्रोल भी आ गया है थीका सेल्स के अंदर। ठीक है। अब ये जो कोलेस्ट्रोल होता है, इसने चेंज होना होता है किसमें, एंड्रोस्टेरिडोन में, इन द प्रेजेंस ऑफ साइक्लिक एएमपी। ये साइक्लिक एएमपी कहां से आ रहा है, इस एलएच से। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि एक फीमेल की बॉडी है, उसके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं बन रहा, तो क्या हमारे पास एंड्रोस्टेरिडोन बनेगा, नहीं बनेगा। एक अगर मैं बात करूं कि एक फीमेल की बॉडी है, उसमें कोलेस्ट्रोल नहीं है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल 2 किस्म के होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो नहीं है, तो जारी बात है फिर एंड्रोस्टेरिडोन नहीं बनेगा। इन दोनों का जरूरी है एंड्रोस्टेरिडोन की प्रेजेंस में। अब अगर ये एंड्रोस्टेरिडोन बन गया है, तो ये क्या करेगा, ये ग्रेनुलोसा सेल्स के अंदर चला जाएगा। जब ये ग्रेनुलोसा सेल्स के अंदर जाएगा, तो इधर हमारे पास क्या चीज आएगी, एफएसएच। तो एफएसएच क्या करेगा, इस एंड्रोस्टेरिडोन को एस्ट्रोजन के अंदर चेंज करवा देगा, और एस्ट्रोजन यहां से निकल जाएगा। यानी एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन ऐसे हुई है। मैंने आपको कहा कि देखो, अगर हमारे पास, हम कहते हैं कि एक फीमेल है, उसके अंदर एफएसएच नहीं बन रहा है, एलएच तो बन रहा है, एफएसएच नहीं बन रहा। अगर एफएसएच नहीं बन रहा, तो क्या एंड्रोस्टेरिडोन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होगा, नहीं होगा। तो बॉडी के अंदर एंड्रोस्टेरिडोन ज्यादा नहीं हो जाएगा। ठीक है। अभी हम इसके साइड इफेक्ट्स भी पढ़ेंगे कि एंड्रोस्टेरिडोन देखो ज्यादा हो गया। एंड्रोस्टेरिडोन कैसे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास थीका सेल तो सही तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन ग्रेनुलोसा सेल सही तरह से काम नहीं कर रहे, क्योंकि उसको एफएसएच नहीं मिल रहा। जब एफएसएच नहीं होगा, तो एंड्रोस्टेरिडोन एस्ट्रोजन में चेंज नहीं होगा, और एस्ट्रोजन आगे से फिर एक्सक्रीट होकर बॉडी की नीड्स को पूरी नहीं करेगा। ये था हमारे पास एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन। अब हम पढ़ते हैं एस्ट्रोजन के जो फंक्शन है ना, वो क्या होते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमने एस्ट्रोजन पढ़ा कि बनता है आपकी ओवरीज में, आपका बनता है प्लेसेंटा में, आपका बनता है एडिपोज टिश्यू के अंदर। ठीक है। जो ओवरी में बनता है उसे कहते हैं एस्ट्राडायोल, जो प्लेसेंटा में बनता है उसे कहते हैं एस्ट्रियोल, और जो एडिपोज टिश्यू में बनता है उसे कहते हैं एस्ट्रोन। फिर हमने इसकी पोटेंसी पढ़ी। थर्ड, फिर हमने इसका मैकेनिज्म पढ़ा। ये मैकेनिज्म आप सबको समझ आई है, मुझे ये बता दो। ठीक है, ताकि फिर इसके फंक्शन की तरफ चले। ठीक हो गया। अब इसके फंक्शन भाई की तरफ देखना कि हमारे पास करता क्या, पहला बहुत एस्ट्रोजन का अच्छे फंक्शन। से समझ रहा ये। जी जी, क्या कह रहे हैं आप। बहुत अच्छे से समझ आ रही है, आप गोइंग ऑन रखें।
चलें ठीक हो गया। अच्छा हम एस्ट्रोजन के फंक्शंस पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि एस्ट्रोजन करता क्या है, पहले एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करते हैं, फिर हम इस फंक्शन की तरफ आते हैं। जो एस्ट्रोजन है ना, एस्ट्रोजन हमारे पास स्टिमुलेट करता है पहली चीज प्रोलैक्टिन को। अब ये वाली जो इसकी फिजियो है ना, वो लोग कहते हैं कि यार एस्ट्रोजन जो होता है ये प्रोलैक्टिन की स्टिमुलेशन करवा देता है, ठीक है, लेकिन ये किस तरह करवाता है हम ये देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, हमने कहा हमारे पास गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बना। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ने क्या किया, आपका एफएसएच बनाया और आपका एलएच बनाया। फिर ये जो एफएसएच और एलएच इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने एस्ट्रोजन बनाया, ठीक है। अब ये जो एस्ट्रोजन बन गया, फिर एस्ट्रोजन क्या करता है, ये आपके प्रोलैक्टिन को रिलीज करता है, ठीक हो गया। एस्ट्रोजन प्रोलैक्टिन को रिलीज करता है और फिर जो होता है मिल्क की सेक्रेशन होती है, और जैसे ही प्रोलैक्टिन रिलीज हो जाता है यानी प्रोलैक्टिन बन जाता है, तो प्रोलैक्टिन एक नेगेटिव फीडबैक भेजता है किसको, इनको, और प्रोलैक्टिन इनको इनहिबिट कर देता है। जब प्रोलैक्टिन इनको इनहिबिट कर देता है तो फिर एस्ट्रोजन नहीं बनेगा और फिर ये नहीं बनता। हमने जब एंडो पढ़ी थी हमने कहा था कि प्रोलैक्टिन के काम होते हैं। प्रोलैक्टिन जब भी बनता है ये आपकी ओवुलेशन को इनहिबिट कर देता है, प्रॉपर ये आपकी मेटाजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। और ये वो मैकेनिज्म मैंने आपको तब भी करवाया था कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एफएसएच और एलएच बनाता है, एफएसएच और एलएच आगे एस्ट्रोजन बनाता है और एस्ट्रोजन आगे प्रोलैक्टिन बनाता है। और मैंने आपको प्रोलैक्टिन की एक और बात बताई थी कि डोपामिन भी प्रोलैक्टिन बनाता है। डोपामिन जो होता है, सॉरी, प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करके रख रहा होता है, इनहिबिट करके, मैंने बनाया नहीं, डोपामिन प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करके रखा होता है। यानी अब देखो एस्ट्रोजन आके प्रोलैक्टिन बनाता है और प्रोलैक्टिन क्या करता है, वो एफएसएच और एलएच को इनहिबिट कर देता है, नेगेटिव फीडबैक कि हमारे पास ना बने, ठीक है। हमारे पास ये था। अब हम ये पढ़ते हैं कि हमारे पास ये कैसे फंक्शन चलता है, इसके फंक्शंस क्या है एस्ट्रोजन के, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस कर लिया, फंक्शंस पढ़ लेते हैं। अब फंक्शन जो है ना हमारे पास, सबसे पहले ये है कि हमने कहा कि प्रोलैक्टिन की सिक्रेशन करवाया। सेकंड हमने ये कहा कि हमारे पास फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटैलिया और इंटरनल जेनिटैलिया की स्टिमुलेशन और फॉर्मेशन करवाता है कौन, एस्ट्रोजन। यानी एस्ट्रोजन का होना जरूरी है आपकी एक्सटर्नल जेनिटैलिया और इंटरनल जेनिटैलिया की डेवलपमेंट करवाने में, ठीक है। उसके बाद आती है थर्ड चीज। थर्ड चीज हमारे पास ये एंडोमेट्रियल की प्रोलिफरेशन करवाता है। अब इसके लिए मैं बताता हूं कि हमारे पास ये देखो, ये यूट्रस है और मैंने कहा कि हमारे पास लेयर आती है, पहले आती है ये, मैंने एक दो बना दी, एक मैंने बनाई है मायोमेट्रियम, एक मैंने बनाई है एंडोमेट्रियम, ठीक है। एंडोमेट्रियम सबसे आउट वाली होती है, फिर मैंने मायोमेट्रियम बना दिया, दो लेयर्स बनाई है। अब होता ये हमारे पास कि ये जो एस्ट्रोजन होता है ना, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ये जो एंडोमेट्रियल है ना, इसकी प्रोलिफरेशन करवाना, यानी इस एंडोमेट्रियल का हाइपरप्लाजिया करवाना, यानी इस एंडोमेट्रियल को इतना थिक करवाना, क्योंकि यहां आके आपके बेबी ने एडजस्ट होना है, इस वजह से पहले एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन इस एंडोमेट्रियल का हाइपरप्लाजिया करवाता है, पहली चीज। सेकंड चीज, ये जो एस्ट्रोजन होता है ये आपकी मायोमेट्रियम जो है ना उसकी एक्साइटेबिलिटी को बढ़ा देता है। यानी जब एस्ट्रोजन होता है ना, जब एस्ट्रोजन अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, तो ये जो आपका यूट्रस होता है ना इसकी कंट्रैक्शन करवा देता है, एंडोमेट्रियम की कंट्रैक्शन करवाता है, ताकि जो स्पर्म्स होते हैं उनकी एंट्री सही तरह से हो जाए। दोबारा सुनना, मैंने कहा कि जो एस्ट्रोजन है इसका काम होता है आपके एंडोमेट्रियल का हाइपरप्लाजिया करवाना, यानी एंडोमेट्रियल की प्रोलिफरेशन करवाना, साथ हमने कहा कि मायोमेट्रियल की एक्साइटेबिलिटी को बढ़ाना या मायोमेट्रियल की कंट्रैक्शन को बढ़ाना। जैसे ही मायोमेट्रियल की कंट्रैक्शन रहेगी, और ये बननी क्यों जरूरी है, क्योंकि इस यहां से जो स्पर्म्स है उसकी एंट्री ने होना है, ठीक है। अब फोर्थ फंक्शन क्या है इसका, फोर्थ फंक्शन ये है कि यहां जो होता है ना हमारे पास सर्विक्स, ठीक है, उस सर्विक्स को ओपन करके रखना किसका काम है, एस्ट्रोजन का, ठीक है, ताकि आपकी स्पर्म्स है उसकी भी एंट्री इजीली से हो जाए। अब स्पर्म्स की एंट्री कौन, सर्विक्स जो होता है वो भी आपका जो थोड़ा खुल रहा है, उसके बाद जो हमारे पास मायोमेट्रियम है वो भी कंट्रैक्शन हो रही है, साथ जो एंडोमेट्रियल है उसकी भी प्रोलिफरेशन हो रही है। तो ये क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे पास ये सारा का सारा काम होता है जैसे ही स्पर्म्स की एंट्री होनी है, ठीक है, क्योंकि उसको ये लगता है कि प्रेगनेंसी होनी है, इस वजह से एस्ट्रोजन ये वाले काम कर रहा होता है, ठीक है। आपकी जो सर्विक्स है मैंने कहा कि उसको थोड़ा सा ओपन करके रख रहा था ताकि आपकी जो स्पर्म्स है उसकी एंट्री हो जाए, ठीक है। हमारे पास है ये वाले फंक्शन। अब उसके बाद जो फिफ्थ फंक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास दो किस्म के कोलेस्ट्रॉल लेवल होते हैं, लिपिड्स होते हैं। एक होता है हमारे पास एलडीएल लो डेंसिटी लिपिड्स, एक होता है एचडीएल। एचडीएल, अब बॉडी के अंदर ये जो एचडीएल है ना ये होना जरूरी है, लेकिन बॉडी के अंदर एलडीएल जो है इसका नहीं होना जरूरी। होता क्या है, हमारे पास ये जो एस्ट्रोजन है ना ये आपके एलडीएल को कम करता है और एचडीएल को ज्यादा करता है। अब हम पढ़ लेते हैं कि ये कैसे कम करता है, ठीक है, क्योंकि फिजियो थोड़ी पता होनी चाहिए। अब हम कहते हैं हमारे पास ये है लीवर, ठीक है। इस लीवर के अंदर हमने कहा था ऐसे यहाँ बल्कि मैंने पहले भी आपको बताई है, इस लीवर के ऊपर ऐसे रिसेप्टर्स लगे होते हैं, ठीक है। इन रिसेप्टर्स का नाम होता है LDLR रिसेप्टर्स। अब ये करता क्या, एस्ट्रोजन जाके इस रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। जब ये रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं तो ये जो LDL होता है ये जाके इनके साथ लग जाता है। जैसे ही LDL जाके इनके साथ लग जाता है तो बॉडी
एलडीएल कम हो जाता है, ठीक है, यानी जब लिवर के साथ एलडीएल लग जाता है फिर लिवर इनको मेटाबोल आके एक्सक्रीट करवा देता है और बॉडी में एलडीएल का लेवल कम हो जाता है और एचडीएल ज्यादा हो जाता है, एस्ट्रोजन परफॉर्म करता है। ये थे हमारे जितने भी हाफिज एस्ट्रोजन साहब, सॉरी जो एस्ट्रोजन है उसके थे फंक्शंस। हाफिज साहब, क्लियर है? जी जी जब एलडीएल आपने कहा लगता है उसके साथ एलडीएल एलडीएल रिसेप्टर के साथ, तो फिर लिवर लिपोलाइसिस हो जाती है। ठीक है। हाँ हमारे पास जो है ना, हबिल को जो मैंने आपको बताया था कि लिपोलाइसिस हो जाएगी, यानी जो लिपिड्स हैं ये पहले मेटाबोलाइज कहते हैं, ब्रेक डाउन करवाएगा, ठीक है, कैटाबोलाइज करवा के फिर इसको बॉडी से एक्सक्रीट करवा देगा। ओके हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास फिर एचडीएल का लेवल हाई हो जाएगा। ये था हमारे पास एस्ट्रोजन के। अब मैं एस्ट्रोजन को एक बार कर लेते हैं, हम प्रोजेस्टेरोन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने बताया जो एस्ट्रोजन होता है इसके हमने परिफॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, सेल्स को एलएच की जरूरत होती है और साथ कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है, और कोलेस्ट्रॉल चेंज होता है एंड्रोस्टेरिडायोन में। एंड्रोस्टेरिडायोन आगे ग्रेनुलोजा में जाता है, एफएसएच की प्रेजेंस में वो चेंज हो जाता है एस्ट्रोजन में, और एस्ट्रोजन जो होता है वो ग्रेनुलोजा सेल से एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं। इसके फंक्शन ये होते हैं कि ये हमारे पास जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमने कभी नहीं भूलने, वो कौन से हैं? मायोमेट्रियल की एक्साइटेबिलिटी को इंक्रीज करवाना, एंडोमेट्रियल की प्रोलिफरेशन करवाना, उसके बाद जो सर्विक्स है उसको ओपन करके रखना। ठीक है, ये जो है आपको ये कभी नहीं भूलने चाहिए। उसके बाद ये जो एलडीएल कम होता है एचडीएल ज्यादा होता है, ये तो आपने कभी नहीं भूलने। ठीक है, ये क्योंकि इसका वो क्वेश्चन लाजमी करता होता है। उसके बाद हमने एस्ट्रोजन की यही सारी बातें पढ़ी। ठीक है, आप लोग इसको रीड कीजिएगा, जो ना समझ आए मुझे जरूर बताइएगा, डिस्कस कीजिएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं प्रोजेस्टेरोन की तरफ। उससे पहले हम दोबारा इस स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, हमारे पास ये होता है यूट्रस। उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास आती है, मैं दो लेयर्स बनाऊंगा, एक बनाऊंगा मैं मायोमेट्रियम और फिर बनाई है हमने एंडोमेट्रियम। ठीक है, यानी पहले तो आया एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ने क्या किया, एस्ट्रोजन ने एंडोमेट्रियल की थिकनिंग भी करवा दी, तो यानी प्रोलिफरेशन करवा दी। उसके बाद मायोमेट्रियल की एक्साइटेबिलिटी भी करवा दी ताकि स्पर्म्स की एंट्री सही तरह से हो जाए। ठीक हो गया। अब क्या हुआ, जैसे ही प्रोजेस्टेरोन आता है, प्रोजेस्टेरोन आपके एस्ट्रोजन को इनहिबिट कर देता है। अब ये करता है क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो प्रोजेस्टेरोन होता है ना, ये हमारे पास इसके फंक्शंस होते हैं। प्रोजेस्टेरोन के तीन तरह के फंक्शंस होते हैं। एक होते हैं हमारे पास प्रेगनेंसी से पहले, एक प्रेगनेंसी में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एक होती है आफ्टर प्रेगनेंसी। अब हम इन तीनों के फंक्शंस भी पढ़ेंगे। पहले तो आपको इस थोड़े स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब इसकी फॉर्मेशन सुनना कैसे हो रही होती है। वैसे तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन यहां भी सुन लेना। होता ये है कि हमारे पास जैसे ही एंडोमेट्रियल की प्रोलिफरेशन हो रही होती है ना, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये होता है कि यहां आपकी जो आर्टरीज होती है ना, उनकी डेवलपमेंट होना। उन आर्टरीज का नाम होता है स्पाइरल आर्टरीज। अब ये जो आर्टरीज होती है ना, इनका नाम होता है स्पाइरल आर्टरीज। ये स्पाइरल आर्टरी दो किस्म की होती है, एक होती है फंक्शनल, एक होती है हमारे पास क्यूबाइडल। ठीक है, अब ये जो हमारे पास फंक्शनल आर्टरीज होती है ना, ये मेन फंक्शनल से ही लग रहा है कि इनका काम होता है फंक्शन को परफॉर्म करना। ठीक है, यानी जब भी एंडोमेट्रियल की प्रोलिफरेशन हो रही है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी स्पाइरल आर्टरी की डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, और जैसे ही आपका ओवुलेशन कंप्लीट हो जाती है और आपका जो मेंसेस फेज स्टार्ट होता है, तो आपकी स्पाइरल आर्टरी शेड आउट होती है। जब ये स्पाइरल आर्टरी शेड होती है, तो वो जो ब्लीडिंग होती है वो फिर हमारे पास उसे हम मेंसेस कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये आगे का वाला टॉपिक है। लेकिन इसका मैंने बताने का मकसद ये था कि हमारे पास जब जैसे ही प्रोजेस्टेरोन आता है, हमारे पास ये जो स्पाइरल आर्टरीज है ये हो गई हैं फुल मैच्योर। ठीक है, क्योंकि हमने प्रेगनेंसी पढ़नी है, तो हमने इन स्पाइरल आर्टरीज को शेड ऑफ नहीं करना, क्योंकि शेड ऑफ उस वक्त होगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, इम्प्लांटेशन नहीं हुई, तो फिर शेड ऑफ होगा। तो अगर तो यहाँ शेड ऑफ हमने नहीं करवाना, क्योंकि हमने प्रेगनेंसी की बात करनी। हमने पहले कहा, पहली बात हमने पढ़ी कि जो प्रोजेस्टेरोन है ये आपके एस्ट्रोजन को इनहिबिट करके रख रहा होता है। ठीक है, अब एस्ट्रोजन को इनहिबिट का मतलब क्या? प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, ये आपकी जो मायोमेट्रियल की एक्साइटेबिलिटी थी ना, उसको कम करवाएगा। अब ये कम क्यों करवाएगा? क्यों? क्योंकि हमारे पास यहां आके चाइल्ड ने बैठना, यहां आके फीटस ने लगना है, यहां आके ओवम ने लगना है। लेकिन अगर यहां आके ओवम लग जाएगा फिर भी इसकी एक्साइटेबिलिटी होती रहे, यानी फॉर एग्जांपल मैं कहूं ये यूट्रस है और यहाँ के फीटस लग गया, अगर इसकी कंट्रैक्शन होती रहेगी तो ये फीटस तो डिस्टर्ब हो जाएगा, ये फीटस तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस वजह से प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, ये आपकी एस्ट्रोजन को कम करता है, यानी इनहिबिट करता है, ताकि आपकी मायोमेट्रियल एक्साइटेबिलिटी को कम कर दे। पहला फंक्शन। सेकंड काम, सेकंड करवाता है, ये जो आपके एंडोमेट्रियल का हाइपरप्लाजिया हो रहा था ना, उनको भी कम करवा देता है। अब ये एंडोमेट्रियल की जो प्रोलिफरेशन हो रही थी ना, उनको कम करवाता क्यों है? क्योंकि अब यहाँ फिटस है, अब इसका काम नहीं है, अब एक फिटस को यानी एक ओवम को अपना हाउस मिल गया है। इस वजह से अब उसने अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करना, अब फिटस की डेवलपमेंट होनी है। ठीक है, अब फिटस की डेवलपमेंट होनी है। इस वजह से अब प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, ये आपके एस्ट्रोजन को इनहिबिट कर देता है। क्यों? क्योंकि अब ये प्रेगनेंसी का फेज चल रहा है।
प्रेगनेंसी के फेज में मायोमेटिल की एक्साइटेबिलिटी को कम करवा रहा है। अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, ये प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, ये आपका जो सर्विक्स है ना, इसकी इधर आके एक ना म्यूकस जमा करवा देता है। यानी देखो मेरे पास ये है यूट्रस, ठीक है, यहाँ ये सर्विक्स है, इस सर्विक्स में ना यहाँ लेयर्स में म्यूकस की प्रोडक्शन करवा देता है। अब ये म्यूकस की प्रोडक्शन का मतलब क्या है, क्योंकि हमारे पास अब जब प्रेगनेंसी हो रही है स्पर्म्स की एंट्री ना हो, इस वजह से जो ये जो प्रोजेस्टेरोन होता है या म्यूकस की प्रोडक्शन करवा देता है ताकि स्पर्म्स एंटर ना हो और वो फीटस को डिस्टर्ब ना करे और एट अ टाइम कहीं ओवम ना बन जाए। ठीक हो गया ये बात। अब हमारे पास हमने कहा मायोमेटियल एक्साइटेबिलिटी को कम करेगा, हमने कहा जो एंडोमेटियल प्रोलिफरेशन होगी उसको कम कर देगा, जो सर्विक्स जो था उसको उसकी थिकनेस बढ़ा देगा। ठीक है, आपको तो ये पहले 3 फंक्शन पता होना चाहिए। उसके बाद अब हम एक बात पढ़ रहे थे, ठीक है, हमने कहा था प्रोजेस्टेरोन जो होता है ना वो एस्ट्रोजन को हिट कर देगा। ठीक है, और जब एस्ट्रोजन इनहिबिट होएगा तो जारी बात है आपका एफएसएच और आपका एलएच भी नहीं बनेगा। अब एफएसएच और एलएच क्यों नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर एफएसएच और एलएच बन गया तो वो कहीं आपके फोलिकल्स ना बनाते, वो कहीं आपके जो एग एक तो फीटस लगा हुआ है तो उस वक्त आपका क्या करे, आपके और ओवम की प्रोडक्शन ना करवा दे, और जाइगोट ना बना दे, और ब्लास्टोसिस्ट ना बना दे, इस वजह से आपका ये काम कर रहा होता है। ठीक हो गया, ये था हमारे पास प्रेगनेंसी में आपके प्रोजेस्टेरोन के क्या फंक्शन है। अब हम बात करते हैं कि आफ्टर प्रेगनेंसी ये क्या करता है। आफ्टर प्रेगनेंसी जो प्रोजेस्टेरोन होता है ना, ये जो प्रोजेस्टेरोन होता है ना, ये आपका मेन रोल प्ले करता है आपके प्रोलैक्टिन के साथ। ये आपके प्रोलैक्टिन को ना पॉजिटिव सिग्नल देता है। ये कैसे देता है आप सुनना, जो प्रोजेस्टेरोन होता है ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये आपके एस्ट्रोजन को इनहिबिट करके रख रहा होता है, लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है ये जो प्रोजेस्टेरोन होता है ये आपके एस्ट्रोजन को स्टिमुलेट करता है, और एस्ट्रोजन फिर आगे करता है वो आपके प्रोलैक्टिन की सेक्रेशन करवाता है ताकि अब मिल्क की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए। ठीक हो गया, ये था हमारे पास प्रोजेस्टेरोन का टॉपिक। ठीक है, जिसको नहीं समझ आए मुझे बता दे। बाकी जो स्पाइरल आर्टरीज वगैरह ना ये हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसी डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ डिटेल आ गई तो वो काफी ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाना। अभी तक जो हमने आज लेक्चर